हेलो फ्रेंड्स, माधवी एकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। और कल जैसा कि 10th और 12th दोनों का बोर्ड एग्जाम है, मैंने आपको मॉर्निंग में एक वीडियो प्रोवाइड करवाया था, ठीक है, रचनाओं का। तो वो आप देख लीजिएगा, हिंदी गद्य और काव्य का इतिहास। वहाँ से डेफिनेटली आपका एक भी क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा। मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत सारे बताए थे, वो देख लेने हैं। और इसमें मैं आपको पूरा क्लास 10th के अंतर्गत, तो इसमें मैं आपको हिंदी का पूरा रिवीजन करवाऊंगी। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। पूरा ये मैराथन क्लास होगी और क्लास लॉन्ग होगी, बट आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको सुनते जाना है अच्छे से माइंड में, ठीक है। और जो मेन मेन पॉइंट होंगे वो आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। और बस आपको एकदम से पूरा कंसंट्रेट होकर आपको पूरा सुनना है टॉपिक। एक एक क्वेश्चन आपका बोर्ड में मैच होगा और 90+ आप इजीली लेके आएंगे। सभी सब्जेक्ट में मैंने आपको बताया है, एक एक क्वेश्चन मैच होगा, ठीक है। बस आपको वीडियो के अंत तक जरूर रहना है और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है। रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं आता, फिर भी मैं आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ, ठीक है। रात में मुझे नाइट में 12-1 बज जाते हैं, उसके बाद बहुत टाइम लग जाता है, तो इतना आप कर दिया करो। तो चलिए, तो सबसे पहले गद्य और काव्य, ठीक है, वहाँ से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे व्याख्याओं के, वो देख लेते हैं, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी है, आपको किस टाइप से क्वेश्चन करना है, ठीक है। आपको बहुत सारे बच्चे होंगे जो डर रहे होंगे कि एग्जाम कैसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पर भी एक वीडियो मैं लेके आऊँगी, आपको मिल जाएगा। लेट नाइट या फिर अर्ली मॉर्निंग आपको जरूर मिल जाएगा वो। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। आपने जो पढ़ा है बस आपको खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बहुत अच्छा पेपर होगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से। आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। अच्छे से आपको मेन मेन पॉइंट आपको नोट डाउन करते जाना है बस। अब गद्य में आपको क्या करना है, देखो। तो गद्य में फटाफट देख लेते हैं, पूरा आपका रिवीजन चलेगा, ठीक है। मैं तो गद्य की व्याख्या में देखो, भारतीय संस्कृति, इसकी ट्रिक क्या है। तो इसमें मिलेगा आपको नैतिक वर्ड, क्या मिलेगा, नैतिक मिलेगा, ठीक है। भारतीय संस्कृति की बात होगी और आपको नैतिक वर्ड उसमें मिल जाएगा, समझ जाओगे आप। इसकी ट्रिक क्या है, नैतिक वर्ड मिलेगा आपको, ठीक है। नैतिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति की जिसमें बात हो, वो चैप्टर कौन सा, भारतीय संस्कृति। इसमें तो फर्स्ट है भारतीय संस्कृति, ये गद्य का चैप्टर, इसके लेखक है राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो देखो 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला संदर्भ होगा, दूसरा रेखांकित व्याख्या होगा और तीसरा इसी में से वो पूछ लेगा, ठीक है। अब इसमें देखो कैसे आप पहचानेंगे चैप्टर भारतीय संस्कृति। इसमें पूरा हमारी संस्कृति के बारे में बातें हों, नैतिक वर्ड आ जाए, समाज की बातें हों, ठीक है। ये वर्ड आएंगे तो आपको पहचान लेना भारतीय संस्कृति। मैं आपको एक एक पूरा फटाफट से दिखाती जाऊंगी, आप पहचान लेना, ठीक है। देखो आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं, ठीक है। नदियां आ गया है ना, नदियां पहाड़, ये सारी बातें आएंगी ना, तो चैप्टर भारतीय संस्कृति है, ठीक है, ध्यान रखना। और जिसमें पहाड़ काटने की बात आएगी, पहाड़ काट कर मूर्तियां बनाएंगी, तो वो चैप्टर अजंता है। आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है, ध्यान रखना। आपको लाइन पढ़ लेना अच्छे से और आप क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के भी आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कौन से चैप्टर से पूछे गए हैं, ठीक है। अब ये देखो, इसमें नदियों की बात होगी तो मैंने आपको बता ही दिया। गद्यांश का संदर्भ आप कैसे लिखेंगे, या तो पाठ का नाम देगा, लेखक का नाम देगा। तो पाठ का नाम आप क्या लिखेंगे, भारतीय संस्कृति, ठीक है। चैप्टर का नाम, ठीक है, ये हो गया। और इसके लेखक आप कौन से लिखेंगे, इसके लिखना राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। आपको मैंने एक बार बता दिया, चैप्टर का यही रहेगा, ठीक है। आप वैसे कैसे लिखेंगे संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के, ठीक है, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ओके, समझ गए। रेखांकित में आपको क्या करना, आपको कुछ भी नहीं आए, ठीक है, कॉपी पे किस तरीके से आपको लिखना है, इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, उसमें आपको बताऊंगी कैसे क्या करना है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, लेखक कहना चाहता है कि फिर जो भी वर्ड है आप उसी को लिख देना, ठीक है। जहाँ पे अंडरलाइन है वहां तक, यहाँ तक पूरा आएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा अगर आप चेंज कर पाए तो कर लीजिएगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना लिख देंगे, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। 2 नंबर में ये, 2 नंबर में ये, 2 इसमें। हमारे अस्तित्व को कौन कायम रखे हुए, तो हमारी संस्कृति, ठीक है, लिख देंगे, ठीक है। हमारी संस्कृति, अस्तित्व को कौन कायम रखे, तो भारतीय संस्कृति, ओके, ये हो गया। तो समझ गए, भारतीय संस्कृति, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद आपको लिखना है। अब देख लेते हैं सारे पैसेज फटाफट से। इसमें देखो नैतिक वर्ड आ गया, नैतिक वर्ड आपको जिसमें भी मिल जाए आप आंख बंद करके लिख देना, वो चैप्टर भारतीय संस्कृति ही होगा, बाकी कुछ पढ़ना ही नहीं है आपको, ठीक है। संदर्भ वही रहेगा, बाकी सेम क्वेश्चन रहेंगे, रेखांकित का लिख देंगे। एक क्वेश्चन ही पूछेगा तो आप इजीली पढ़ के दे लेंगे, ठीक है। इंग्लिश तो है नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, हिंदी में पढ़ के आप इजीली दे लेंगे, ठीक है। अब इस पैसेज में देखो अहिंसा वर्ड आया है ना, समाज की बात हो रही है, देश, ठीक है, देश के बीच समाज की बात होगी, अहिंसा वर्ड आ गया, देखो नैतिक भी मिल गया है ना। तो कौन सा चैप्टर है, भारतीय संस्कृति। नेक्स्ट देखो, प्रसिद्ध जातियां मिट गई हैं, ठीक है, नैतिक आ गया है ना। तो ये भी चैप्टर हो गया भारतीय संस्कृति। समझ रहे हो ना कैसे आपको पकड़ना है वर्ड। संदर्भ आपको समझा दे रही हूँ, रेखांकित आप इसमें से लिख लेंगे, एक क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाएगा।
ओके, ये 5th पैसेज है, इसमें भी देखो नैतिक है ना। तो हो गया ना, बिल्कुल भी आपको डरना नहीं। स्टार्टिंग के बस 4 चैप्टर कर लीजिए गद्य में, 100% आपके दोनों व्याख्या फंसेंगे इसमें, 100%। ठीक है, श्योर है, ठीक है, 100% इसमें से आएगा। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तब भी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, इतना मैं आपको पूरा करवाऊंगी और ट्रिक भी बताऊंगी, ट्रिक से बताऊंगी। अब वो चीज़ें हम आपके माइंड में रहेंगी, ठीक है, पूरा ट्रिक बताऊंगी, ध्यान रखना। ये देखो नैतिक आ गया, तो यही चैप्टर हो गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछेगी, इसमें भी देखो आ गया है नैतिक वर्ड, ये रहा, है ना। तो पहचान लेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर। सेकंड है मित्रता, शुक्ल जी का है ये मित्रता, ठीक है, निबंध है ये, ध्यान रखना। विधा बहुत पूछी आती है, मैंने आपको रचनाओं का वीडियो प्रोवाइड करवा दिया, 2 वीडियो करवाए हैं, देख लीजिएगा, 10th का 12th के लिए दोनों के लिए सेम है वो। अब देखो इसकी ट्रिक क्या है, मित्र मिल जाए, मित्रता या कुसंग, ठीक है, या संगति, जैसी संगति होगी वैसे ही असर होता है। इसके आप क्या लिखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो देखो यहाँ पे मित्र आ गया ना, इसलिए आप कर लेंगे। मित्र की तुलना किससे की गई है पूछा जाता है, तो औषधि से की गई है, खजाने से की गई है, ध्यान रखना। और संदर्भ आप लिख ही देंगे, है ना। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ओके, ऐसे आपको लिख देना है। ट्रिक आपको बताई थी, मित्र मिल जाए, कुसंग मिल जाए, मित्रता मिल जाए, इसलिए आप पहचान लेंगे। इसमें देखो मित्र मिल गया, 3 ही क्वेश्चन पूछेगा, पहले पे संदर्भ, दूसरे पे रेखांकित, तीसरे पे वो कोई भी क्वेश्चन इसमें से उठा के पूछ लेगा, जो कि आपको इजीली पढ़कर आ जाएगा, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। बस आपको खुद पर ट्रस्ट रखना, बहुत अच्छा पेपर होगा। इसमें भी देखो मित्रता आ गया, तो इजीली आप पहचान लेंगे। इसमें भी देखो मित्र आ गया, 3 क्वेश्चन कंफर्म रहेंगे, संदर्भ, व्याख्या और एक क्वेश्चन, कोई भी आप इसमें से जो पूछा जाएगा इजीली आप दे लेंगे। ये खूब पूछा थे, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, ठीक है। तो आपको अच्छे से याद रखना है, जैसी संगति होगी वैसे असर होगा, ठीक है। तो ये भी चैप्टर कौन सा है, मित्रता है, ध्यान रखना। इसमें देखो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ठीक है, बुराई अटल भाव, तो इसमें संगति की बातें आ रही हैं, तो इजीली आप पहचान लेंगे। देखो ये संगति वर्ड भी आ गया है ना। तो हो गया ना क्लियर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर, ममता। इसकी ट्रिक क्या है, ममता के जो लेखक हैं जयशंकर प्रसाद है, ममता कहानी है, कौन सी विधा है, कहानी है, कहानी आपको मैं विधा सारी बता चुकी हूँ, कर लीजिएगा। तो इसकी ट्रिक क्या है, ममता मिलेगा, पिता पुत्री, ये बातें हो रही होंगी इनके। ममता के जो पिता का नाम चूड़ामणि था, है ना। ये आपको यहाँ पे इस तरीके से आपको चूड़ामणि लिखा मिल जाए, देखो इसमें लिखा भी हुआ है, तो वो चैप्टर ममता है ना। लेखक कौन से, जयशंकर प्रसाद है। संदर्भ लिखना आपको मैंने बता ही दिया, वैसे आप लिखेंगे, चैप्टर का नाम बदल जाएगा, ठीक है, और लेखक का नाम बदल जाएगा। तो पहला चैप्टर आपको मैंने बता दिया, भारतीय संस्कृति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ममता जयशंकर प्रसाद, मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। एक और करना है बस आपको, इसमें ममता आ ही गया वर्ड, है ना, इजिली पहचान लेंगे आप। इसमें देखो परम पिता, पिता वर्ड आ गया ना, इजिली आप पहचान लेंगे, पिताजी, है ना। पिताजी बेटी की बात हो रही हो तो चैप्टर ममता आंख बंद करके आप लगा देना, ट्रिक आपको अच्छे से बताती जा रही हूँ, जिससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। इसमें देखो ममता पिता कुछ भी नहीं, तो चूड़ा लिखा हुआ है, चूड़ामणि को यहाँ पे शॉर्ट में चूड़ा बोल दिया गया, तो कर लेंगे ना इजिली, ठीक है। रेखांकित आपको जो अंडरलाइन मिलेगी उसका आपको हिंदी में लिख देना, वैसे लेखक कहना चाहता है कि बस जो भी है वो लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखो मैं ब्राह्मणी हूँ, तो कोई गर्ल ही बोल रही है यहाँ पे, मैं ब्राह्मणी हूँ, ठीक है। तो कौन सा चैप्टर हो गया, ममता हो गया, इसलिए आप पहचान लेंगे, है ना। और यहाँ पर ममता लिखा भी है। अगर आपको लाइन से पढ़ के समझ में ना आए तो आप क्वेश्चन पढ़ना, आप इजीली समझ जाएंगे कि क्वेश्चन मतलब कौन सा पार्ट पूछ रहा है इसमें। इसमें ही ममता ही क्या है। एक चैप्टर नया ऐड हुआ है, क्या लिखूं, पद्मलाल पन्नालाल बख्शी का है, दूर के ढोल सुहावने होते, ये लाइन इसमें रिपीट होती है इनका, ठीक है। ऑप्शनल बस आपको एक बार दिखा दे रही हूँ, वैसे आपको स्टार्टिंग में ही वो चैप्टर मिल जाएंगे, ठीक है। इनका इनकी ट्रिक है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, क्या लिखूं, और भगवसड़ उपाध्याय, सॉरी, पद्मलाल पन्नालाल बख्शी, ठीक है। भगवसड़ उपाध्याय का अजंता चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको बता देती हूँ। क्या लिखूं चैप्टर का बस यही वर्ड है इसमें, तरुण मिल जाएगा, ठीक है, दूर के ढोल सुहावने होते, ये वर्ड मिल जाता है बस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो इसमें मिल गया कि नहीं मिल गया। अब देखो इस तू ना गई मेरे मन से, इसकी ट्रिक क्या, आपको ये वर्ड मिल जाएगा, हर जगह मिलेगा। इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, पहचान लेंगे, ठीक है। इसका कोई भी व्याख्या आ जाए
यही वर्ड आपको मिल जाएगा और रामधारी सिंह दिनकर है। पहचान लेंगे ना इजली, ठीक है। देखो मैं आपको दिखा भी दे रही हूँ, देखो ये मिल गया ना, इजली आप पहचान लेंगे। अब ये है मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर अजंता, भगवत शरण उपाध्याय का है, ठीक है। आप इसमें और भारतीय संस्कृति में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है कि उसमें भी नदियाँ पहाड़ आते हैं, इसमें भी आते हैं। तो पहाड़ काटने की बात आएगी ना, तब वो चैप्टर अजंता होगा। मूर्तियाँ बनाएंगी, गुफाएं बनाएंगी, ठीक है, गुफाओं पे चित्र बनाएंगे। तो इसमें क्या ट्रिक है इसकी, भगवान बुद्ध, इन्हीं पे तो है ना उनकी जीवनी यहाँ पे, ठीक है। भगवान बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियां हैं वहाँ पे अजंता में, ठीक है। तो ऐसे आप पहचान लेंगे, चैप्टर में अजंता लिख के आ जाए, ठीक है, या बुद्ध आ जाए, या चित्र तस्वीरों की बात हो, दीवारों की बात हो, देखो पहाड़ काटा है, तो आप भारतीय संस्कृति चैप्टर नहीं लिखेंगे, है ना, अजंता लिखेंगे, भगवत उपाध्याय, ठीक है। बाकी किसी भी चैप्टर में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, बस इन्हीं दोनों में होता है। तो मैंने आपको ट्रिक बता दी है, इसलिए आप पहचान लेंगे। ओके, देखो पहाड़ काट कर खोखला कर दिया, पहचान लेंगे ना, भारतीय संस्कृति आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये अजंता चैप्टर ही है। यहाँ पे देखो भगवान बुद्ध का नाम आ गया, ठीक है। यशोधरा इनकी पत्नी थी, राहुल इनके बेटे का नाम था, इजिली पहचान लेंगे, चैप्टर अजंता है। इसमें भी बुद्ध आ गया, इसमें अजंता आ ही गया। मोस्ट इंपोर्टेंट, कितना जीवन बरस पड़ा इन दीवारों पर, दीवारें, कहानियां, तस्वीरें, ये सब आ जाएं तो चैप्टर अजंता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो बस गद्य का हो गया पूरा कंप्लीट, ठीक है। गद्य की व्याख्या इससे बाहर नहीं पूछी जाएंगी। 100% आपकी दोनों फंस जाएगी, जितना मैंने आपको इतना बताया दोनों फंस जाएंगी 100%, ठीक है। तो गद्य की टेंशन होगी खत्म, ठीक है। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा, कुछ भी नहीं है बिल्कुल भी। अब काव्य में क्या होता है, देखो ये इसमें जो अंडरलाइन होती है, इसमें आपको थोड़ा अपनी भाषा में लिखना पड़ेगा। आप बिल्कुल भी कुछ भी छोड़ के नहीं आएंगे, इसलिए आपको आ जाएगा। सूरदास के पद, देखो इसकी ट्रिक क्या है, सूर लिखा होगा या फिर सूरदास, 100% लिखा होगा इनकी रचनाओं में, सूर या सूरदास आपको मिल जाएगा, अभी आपको बताऊंगी कैसे, ठीक है। तो इजिली पहचान लेंगे। और संदर्भ आप कैसे लिखेंगे इसका, प्रस्तुत पद, ठीक है। हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के सूरदास द्वारा रचित सूर सागर महाकाव्य, कौन सा, सूर सागर, ठीक है। इनकी 3 रचनाएं बहुत ही फेमस है, सूर सागर, साहित्य लहरी, ठीक है, सूरसारा वाली। तो ये सूर सागर महाकाव्य से लिया गया, ध्यान रखना। ओके, अब देखो बहुत सिंपल है, जिसकी कृपा से, मतलब ये बोलते हैं सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा से लंगड़ा पर्वत लांग सकता है, अंधा सब कुछ देख सकता है, दर्शाई देख सकता है, ठीक है, बहरा सब कुछ सुन सकता है, गूंगा सब कुछ बोल सकता है, और भिखारी भी राजा बन जाता है, ठीक है। सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। अब वो इसमें से पूछ लेगा संदर्भ, कन्फर्म है संदर्भ पूछेगा, रेखांकित, तो कुछ अंडरलाइन है। तो सूरदास जी कहते हैं कि जिसकी कृपा से, अभी आपको मैंने बताया, ठीक है, लंगड़ा पर्वत लांग सकता है, अंधा सब कुछ देख सकता है, तो आप लिख देंगे। बार बार बंदों में कौन सा अलंकार है, तो एक वर्ड की आवृत्ति बार बार हो तो कौन सा अलंकार है, अनुप्रास। और इसमें योजक चिन्ह भी आ गया है, तो रूपक अलंकार भी है, दोनों अलंकार है इसमें, अनुप्रास भी है, रूपक भी है, ठीक है। अलंकार रस सब कुछ मैंने ट्रिक से करवा दिया है, आप देख लीजिएगा प्लेस पे जाके। आपको कुछ भी नहीं करना, क्या करना है, क्लास 10th हिंदी की तैयारी कैसे करें, मैंने इस तरीके से आपको पूरा करवा रखा है, उसमें मेन मेन टॉपिक बता दिए, कर लीजिए। सेकंड देखो इनका सूर लिखा हुआ है, तो इसलिए आप पहचान लेंगे सूरदास का है। प्रसंग आपको कुछ भी नहीं करना, काव्य का सौंदर्य बिल्कुल भी नहीं करना, बस व्याख्या करनी है। इसमें श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का वर्णन किया गया है। हर्षत राजत दया दतिया पुण्य पुण्य ही, अब पुण्य पुण्य में पूछ लेगा कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास हो गया, ठीक है। कितना सिंपल, आप देखो अंडरलाइन यहाँ पे है ना, तो इसकी व्याख्या पूछी गई है, तो आप कैसे लिखेंगे, यहाँ से देखो, नंद जी के स्वर्ण से बनाए गए, ठीक है, मड़ियों से युक्त आंगन में श्री कृष्ण अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, ठीक है, बाल क्रीड़ाओं का वर्णन हो रहा है। अपनी परछाई को देखकर वे अपने हाथ से उसे पकड़ना चाहते हैं, किलकारियां मारते हुए हंसते हैं ना, वहां पे लिखा है ना किलकारियां, ठीक है। उनके आगे के 2 दांत सुशोभित हो रहे हैं और बार बार वे उन्हें दिखलाते हैं, मतलब दिखाते हैं, तो इजिली आप कर लेंगे, ठीक है। हसत राजत दतियां, दांत दिखाते हैं ना, बार बार अपने दांतों को दिखाते हैं वो, ठीक है। इस तरीके से आप कर लेंगे। और इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें किसकी बाल कीड़ों का वर्णन किया गया, तो आप लिख देंगे श्री कृष्ण की, इजिली आप कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो उद्धव, उद्धव किसके, श्री कृष्ण के मित्र थे, है ना। अब देखो सूरदास आ गया, तो इसलिए पहचान लेंगे, ठीक है। तो श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि मैं ब्रज मुझसे भुलाए नहीं भूलता है, वृंदावन गोकुल वन उपवन कुंज की छाँव सब कुछ याद आती है उन्हें, ठीक है। माता यशोदा किस तरीके से उन्हें आनंद होकर, मतलब दोनों सुख पाते थे, माखन रोटी दही सजाकर वो खिलाती थी,
अपने हाथ से। कौन? यशोदा माँ। ठीक है, इस तरीके से गोपी ग्वाल संग वो खेलते थे, पूरा दिन हंसते थे। ठीक है, सूरदास जी कहते कि धन्य है ऐसे वो ब्रजवासी, धन्य है वो ऐसे ब्रजवासी जिनको ऐसे हितैषी या प्रेमी मिले, मतलब श्री कृष्ण मिले। ओके, मैं आपको सेपरेट वीडियो में सारा करा चुकी हूँ, बस आपको यहाँ पे रिवीजन करवा रही हूँ, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में पूरा आपको रिवीजन करवा रही हूँ। और जिन बच्चों ने बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा वो भी इजीली कर लेंगे, सुन के चीज़ें याद हो जाती है। ठीक है, तो अंडरलाइन मतलब रेखांकित की व्याख्या पूछे तो यहाँ से हाथ से खिलाती है, बस यहाँ तक है ना। ये भी नहीं किया है। ऊधो मन्ना भाई 10-20, ये लास्ट ईयर आया था, सूर का है, सूरदास का है। तो ऊधो से सखियां बोलती कि ऊधो हमारे 10-20 मन नहीं है, एक हथों सो गयो श्याम संग, मतलब एक था वो भी श्याम के संग चला गया। जो उनके ईश मतलब भगवान है। इंद्रिया शिथिल हो गई हैं, मतलब इंद्रिया बिल्कुल शिथिल हो गई, जैसे कि बिना शीश के शरीर हो जाता है। ज्यों देही बिन शीश हो गया, इजली आप कर लेंगे। ठीक है, रेखांकित का बता ही दिया, संदर्भ आपको बता ही दिया, संदर्भ वही रहेगा सेम, और पहचानना बता ही दिया कि सूर का है ये। क्वेश्चन देख लो किस तरीके से पूछ सकता है। वक्ता कौन है यहाँ पे? वक्ता मतलब बोल कौन रहा है? गोपियां। श्रोता मतलब सुन कौन रहा है? उद्धव जी। ठीक है, रेखांकित मैंने आपको बता ही दिया। श्याम सुंदर का सखा कौन है? उद्धव जी हैं। ठीक है, उनकी विशेषता क्या है? सभी योग के वो स्वामी हैं। ठीक है, गोपियां किसे अपना ईश्वर मानती हैं? श्री कृष्ण को मानती है। इंद्रिया शिथिल हो गई, केशव बिन ज्यों देही बिन शीश में अलंकार कौन सा है? तो कैसे पहचानोगे आप? तो इसमें उपमा हो जाएगा, तुलना की जा रही है ना। ठीक है, उपमा कर देंगे आप। एक सूरदास जी की ओर है, निर्गुण कौन देश का वासी? देखो यहाँ पे सूर आ गया तो पहचान लेंगे ना। अंडरलाइन की व्याख्या क्या होगी? पावेगो पुनि क्यों आपनो जोरे करेगो गासी, मतलब इसका अर्थ है कि उद्धव जी से गोपियां क्या कहती हैं कि यदि तुम कपट करोगे, क्या करोगे? कपट करोगे तो उसका फल स्वयं क्या करोगे? स्वयं पाओगे। ठीक है, अगर आप कपट करोगे तो उसका फल स्वयं पाओगे। उसके बाद ऐसे तर्कपूर्ण प्रश्न सुनकर, ठीक है, उद्धव जी एकदम से चुप हो जाते हैं, मतलब कुछ समझ भी नहीं पाते क्या बोले। उन तो उद्धव जी का विवेक पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। ठीक है, गोपियों की जो बातें थी उनको सुनकर हो गया। सिंपल है। इसका पूछे कौन है इनका जनक, मतलब इनका पिता कौन है, इनकी माता कौन है, कौन इनकी नारी है, कौन इनका देश है, इस तरीके से वो पूछती हैं। ठीक है, श्री कृष्ण के बारे में। मधुकर यहाँ पे किसे बोला गया? तो मधुकर यहाँ पर किसको बोला गया? उद्धव जी को बोला गया, ध्यान रखना। ओके, अब देख लेते हैं तुलसीदास की। आपको काव्य में 4 ही चैप्टर पढ़ने हैं, मतलब सूरदास का, तुलसीदास का, बिहारी का, ठीक है, और असखान का। चारों की आपको ट्रिक बताऊंगी, और इसके एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, लास्ट के चैप्टर में से आएगा तो आप उसको छोड़ दिएगा। ठीक है, छोड़ दीजिएगा, चॉइस में मिल जाएगा ना। व्याख्या में सबसे मेन होता है संदर्भ लिखना। ठीक है, संदर्भ अगर आपने पहचान लिया, सही लिख दिया है, तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं 100%। ठीक है, तो तुलसीदास का ईजिली है पहचाना। राम की बात हो, लखन की बात हो, जानकी सीता की बात हो, ठीक है, कैकई आ जाए, रघुबर आ जाए, प्रभु आ जाए, तो ये वर्ड है तुलसीदास जी के धनुष भंग। मतलब इनके 2 पार्ट है, धनुष भंग है, एक वन पद पर। ठीक है, अगर वनवास की बात होगी, वन की बातें होंगी, ठीक है, तो वो वन पद होगा। धनुष भंग मतलब स्टार्टिंग की बातें होंगी उनकी, ठीक है, धनुष तोड़ रहे होंगे, ठीक है, स्वयंवर हो रहा होगा, इस टाइप से आएगा, तो वो धनुष भंग का होगा, है ना। तो इसमें कैसे आप पहचानेंगे? देखो इसमें कोई वर्ड मिल रहा है ऐसा, देखो इसमें राम आ गया ना, ये आ गया राम, तो पहचान लेंगे धनुष भंग का है ना। क्वेश्चन से पहचान लेंगे। देखो इसका संदर्भ आप कैसे लिखेंगे? पहले आपको मैं धनुष भंग का बता देती हूँ कैसे लिखेंगे। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश, गद्य में लिखते गद्यांश, इसमें लिखेंगे पद्यांश। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस, ठीक है, बालकांड। ठीक है, उसके बाद आप लिख देंगे धनुष भंग, या आप रामचरितमानस से भूल जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, बालकांड लिख के ब्रैकेट में लिखना धनुष भंग से लिया गया है। ओके, समझ गए। इनकी व्याख्या बहुत लॉन्ग है, अगर मैं आपको पूरा करवाऊंगी तो 1 घंटा इसी में निकल जाएगा, है ना। आपको मैं क्वेश्चन बता दे रही हूँ कौन कौन से इसमें से पूछ सकता है। जैसे कि जनकपुरी के सभी नर नारियों ने गणेश भगवान से क्या प्रार्थना की थी जब ये धनुष तोड़ने चले थे? ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? प्रार्थना क्या की थी? ये की थी कि अगर हमारे कुछ पुण्य शेष हों तो श्री राम शिव के धनुष को, शिव जी के धनुष को राम जी कैसे कमल की नाल की तरह तोड़ डालें, ऐसे आप लिख देंगे। इसमें आप कैसे पहचानेंगे? इसमें देखो प्रभु आ गया ना, इजली आप पहचान लेंगे। प्रभु आ जाए, राम आ जाए, ये राम भी आ गया, रघुवर भी आ गया, इजली पहचान लेंगे। इससे क्वेश्चन क्या बनेगा? संदर्भ तो वही रहेगा। ठीक है, इसके बाद बनेगा राम ने धनुष को किस प्रकार देखा था? तो इस तो राम ने
धनुष धनुष को कैसे देखा था? गरुड़ जैसे किसी छोटे से सांप को देखता है ना, सर्प को देखता है, वैसे देखा था। ठीक है। कृपा के निधान राम ने क्या जान लिया? तो सीता जी के मन में अपने प्रति उत्पन्न हुए प्रेम की भावना को उन्होंने जान लिया था। इसलिए आप कर लेंगे, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस आपको आंसर देख लेना। अब देख लेते हैं वन पद पर। पुरते निकसी, पुरते निकसी रघुवीर बधु, रघुवीर आ गया तो इजिली आप पहचान लेंगे। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन बनता है पुर से कौन निकला था? तो जानकी जी सीता जी निकली थी। ठीक है, धरती से निकली थी ना ये, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका संदर्भ आप कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड के तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से, ये कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया। ठीक है, अयोध्या कांड के ब्रैकेट में आप लिख देना वन पद पर से लिया गया। अयोध्या कांड लिखना है वन पद पर, वहां पर आपको लिखना था बाल कांड। ठीक है, तब आप लिखेंगे धनुष भंग, यहाँ पे आप लिखेंगे अयोध्या कांड। ठीक है, फिर आप यहाँ पे लिख देंगे वन पद पर से लिया गया, या कुछ भी आप नहीं आपको याद आ रहा हो तो आप वन पद पर लिख दीजिएगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ओके। अब इससे क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे? पुर से कौन निकली? आपको बता दिया मैंने, सीता जी निकली थी। ठीक है। मार्ग पर दो पग रखते ही क्या हुआ था? सीता जी जब जा रही तो क्या हुआ था? उनके माथे से पसीने की बूंदें झलक आई थी और उनके कोमल होठ प्यास से सूख गए थे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा। ठीक है, तो इजली कर लेंगे। सीता जी ने राम से क्या पूछा था? तो ये पूछा था कि अभी हमें कितना और चलना है। ठीक है, और आप अपने लिए पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे, मतलब कुटिया कहाँ बनाएंगे जहाँ पे उन्हें रुकना था। ये लिखा ना, पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे, और अभी हमें कितना और चलना है, ये पूछा था। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। अब ये देखो, जल को गए लखन लेने, तो जल को लेने कौन गया था? लखन जी गए थे। ठीक है, मतलब लक्ष्मण गए थे, ध्यान रखना। ये भी वन पद कर रहा है ना, वन पद पर है, जानकी आ गया। और क्वेश्चन इससे क्या बनेंगे? संदर्भ तो आप लिख ही लेंगे। जल को लेने कौन गया था? लक्ष्मण जी गए थे। सीता जी किसकी प्रतीक्षा करने के लिए कहती? तो आप लिख देंगे लक्ष्मण जी की प्रतीक्षा करने के लिए कहती है राम से, है ना। और उसके बाद लिखेंगे राम ने सीता जी को थका हुआ जानकर क्या किया था? कंटक, कांटे निकाले थे, ध्यान रखना। ठीक है, पेड़ की छाया में बैठकर बहुत देर तक उनके पैरों के कांटे निकाले थे। तो इस तरीके से आप कर लेंगे। सीता जी की आंखों में आंसू क्यों आ गए थे? तो भाई क्यों आ गए थे? अपने पति को इस तरीके से सेवा करते देख उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, इसलिए आप कर लेंगे। ओके। मोस्ट इंपोर्टेंट, रानी में जानी अजानी महारानी, यहाँ पे देखो तो समझ जाना, यहाँ पे कैकेयी जी की बात हो रही है। ठीक है, वनवास दियो है, वनवास समझ गया है ना, आपको समझ में आ गया होगा कि राम को वनवास दिया गया था। तो चैप्टर कौन सा है? तुलसीदास जी का है। तुलसी भी आपको मिल जाएगा लिखा हुआ कहीं ना कहीं, ऐसे भी आप पहचान सकते हैं, इसलिए आप पहचान लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा? जो ग्रामीण स्त्रियां थी ना गांव की, वो कैकेयी के विषय में क्या सोचती थी? तो आप लिखेंगे वो सोचती थी कि वह बड़ी अज्ञानता, मतलब अज्ञानी या फिर मूर्ख है। कौन? रानी यानी कैकेयी। और उनका हृदय पत्थर है और वज्र की तरह कठोर है। उनका जो हृदय पाहन मतलब पत्थर है और वज्र की तरह कठोर है। कौन? कैकेयी जी का। ये गांव की स्त्रियों का कहना था, ध्यान रखना। ओके। और दशरथ जी के बारे में उनका क्या सोचना था उन स्त्रियों का? वो कहती थी कि देखो, इन्होंने भी राजकुमारों को वन भेज दिया, उचित अनुचित का ध्यान नहीं रखा और केवल पत्नी के कहने पर उन्हें वन भेज दिया। तो ये उनका दशरथ के बारे में सोचना था, किनका? गांव की स्त्रियों का। जब उन्होंने वनवास दिया था तो कैकेयी के बारे में ऐसी बातें कर रही थी, और दशरथ के बारे में भी बोल रही थी कि उन्होंने उचित अनुचित का ध्यान नहीं दिया, ऐसे वनवास भेज दिया, है ना। तो ये लिख देना आप। अब संदर्भ मतलब ये रेखांकित का आप कैसे लिखेंगे? ये तो इतनी लुभावनी मूर्तियां हैं कि इनके बिछड़ने पर इनके परिवार के लोग किस प्रकार जीवित रहे होंगे। मूर्तियां मतलब उन तीनों को बोला गया था, राम लक्ष्मण सीता को, जब वो चल रहे थे वहां पे, है ना। तो आपस में सखियां बात करती, कहती ये तो आंखों में रहने योग्य है, मतलब हमेशा देखने के योग्य है, फिर इन्हें वनवास क्यों दिया गया, इसलिए आप कर लेंगे। इसमें देखो तुलसी आ गया तो पहचान लेंगे, वधु आ गया। इसमें क्या होता है? सी जटा और बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी बहुएं। इसमें क्या होता है? लक्ष्मण और सीता के साथ जब बन जा रहे थे, मतलब राम लक्ष्मण सीता जब बन जा रहे थे ना, तो मार्ग में उन्हें गांव की स्त्रियां मिली थी, बधुएं मिली थी, मतलब बहुएं मिली थी। तो वो पूछा करती हैं, बातें करती हैं, है ना। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा कि यहाँ कौन किससे प्रश्न कर रहा है? कौन किससे? तो यहाँ पर गांव की स्त्रियां सीता जी से प्रश्न कर रही हैं। किससे पूछ रही हैं? सीता जी से, ध्यान रखना, है ना। ओके। इसमें आप देखो जानकी से समझ आना, जानकी सीता जी को बोला गया है, पहचान लेंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है जानकी ने ग्रामीण स्त्रियों के विषय में भली बात
कौन सी बात जान ली थी जब उनसे प्रश्न पूछ रही थी? उन्होंने जान लिया था कि ये स्त्रियां बहुत ही चतुर हैं। ठीक है, सीता जी ने क्या जान लिया था कि ये स्त्रियां बहुत ही चतुर हैं। ठीक है, इस तरीके से वो घुमा फिरा के जो बातें कर रही थी, इस तरीके से आप कर लेंगे। जानकी जी ने ग्रामीण स्त्रियों के प्रश्न का उत्तर उन्हें किस प्रकार दिया था? ठीक है, वह सांवले सलोने उनके क्या लगते हैं? ठीक है, तो नेत्र के इशारों से मुस्कुराकर जवाब दे दिया था। तो कैसे उत्तर दे दिया था जानकी जी ने उन गांव की स्त्रियों को? तिरछे नेत्र के इशारे से हंसकर ग्रामीण स्त्रियों के प्रश्न का उत्तर दे दिया था कि सांवले सलोने उनके क्या लगते हैं। ठीक है, इसलिए आप कर लेंगे। लोचन आँख का पर्यायवाची है मुस्काई। ठीक है, हंसकर बता दिया था। अब रसखान का देख लेते, वीडियो लॉन्ग होगा क्योंकि पूरा रिवीजन हो रहा है, पर इसके बाद आपको पढ़ना कुछ नहीं है, ये गारंटी है। ठीक है, बस आपको रचनाओं का वीडियो देख लेना है। श्लोक मैं आपको इसी में रिवीजन करवा दूंगी। अलग से भी 2 वीडियो अपलोड है श्लोक के, वो भी आप देख सकते हैं। अभी मैंने 1-2 दिन पहले अपलोड किए थे। ठीक है, तो रसखान की ट्रिक है, आपको रसखान मिलेगा। देखो ये लिखा हुआ है ना, इजिली आप कर लेंगे। संदर्भ वही रहेगा, आप सेम लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के रसखान द्वारा रचित सवैया से लिया गया। ये है ना सवैया। ठीक है, और बिहारी जी आएगा तो वहां पे आपको दोहा लिखना है। उनका 2 पार्ट में भक्ति और नीति, उनकी भी ट्रिक बता दूंगी। तो इसमें रसखान आ गया। तो रसखान जी कहते हैं, अगर मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो उसी गोकुल में रहूं, पशु के रूप में तो उसी उन्हीं की गायों के बीच रहूं नंद जी की, पत्थर के रूप में तो वही पत्थर बनूं जो इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण जी ने उठाया था, है ना। पक्षी बनूं तो उसी कालिंदी मतलब यमुना के किनारे बसेरा करूं जहां पर श्री कृष्ण बैठा करते थे। ठीक है, कदम डाल के नीचे। तो इससे क्वेश्चन क्या बनेंगे, ध्यान से सुनना। रसखान पुनर्जन्म में मनुष्य होकर कहाँ बसना चाहते थे? तो आप लिख देंगे ब्रज और गोकुल के गांव में। ठीक है, कभी रसखान स्वयं को किस गिरी का पत्थर बनाना चाहते? तो वही जो इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने उठाया था, इसलिए कर लेंगे। कविता और कवि का नाम, कविता सवैया हो जाएगा, कवि का नाम रसखान हो जाएगा। कालिंदी कूल कदम की डारन, ये है ना, इसमें अलंकार पूछ सकता है वो, तो का वर्ड बार बार आ रहा है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा इसमें? अनुप्रास, है ना, इसलिए कर लेंगे। इसमें भी देखो रसखान आ गया, पहचान लेंगे ना। धूल से भरे श्री कृष्ण इतने सुंदर लग रहे हैं, उतनी सुंदर उनके सिर पर चोटी लग रही है। खेलते खालते अंगना में घूम रहे हैं, पैरों में पायल बज रही है, उन्होंने पीले रंग का कच्छा पहना हुआ है। ये देखकर रसखान बहुत ही मतलब प्रसन्न होते, कहते हैं कि तो इनकी छवि को देखकर कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर सकते हैं। और कौवा वो कितना भाग्यशाली है जो उनके हाथ से माखन रोटी छीन कर ले गया, किनके? श्री कृष्ण के हाथों से। बहुत ही सिंपल है, इनकी इजिली कर लेंगे। तुलसीदास की थोड़ी सी हार्ड है, पर इतनी भी नहीं है, इजिली आप कर लेंगे, है ना। तो ये भी बहुत सिंपल है, तो इसका क्वेश्चन इजिली कर लेंगे कि उनके हाथों से रोटी छीन कर कौन ले गया? तो कौवा ले गया था। ठीक है, और पूछ लेगा कि श्री कृष्ण के जो बाल कृष्ण है ना, उनकी वेशभूषा का वर्णन करो। तो कैसे इजिली कर लेंगे, धूल से भरा हुआ शरीर है ना, सिर पर चोटी बनी हुई है, पैरों की पायल बजली, पीला रंग का कच्छा पहना हुआ है। ठीक है, और कौन उनकी कलाओं पर न्यौछावर, बाल कृष्ण की छवि पर कौन क्या न्यौछावर कर रहा है? तो कामदेव जी अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर रहे हैं, ऐसे लिख देंगे। ओके, अब ये देखो, इसमें भी आपको रसखान मिल जाएंगे। कहाँ पे हैं? देखो ये रहे। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि मैं तुम्हारे कहने पर सिर पर मोर पंख भी धारण कर लूंगी, गुंज की मालाएं भी पहन लूंगी, पीताम्बर भी ओढ़ लूंगी। ठीक है, लकड़ी लेकर घूम भी लूंगी ग्वाल के संग। ठीक है, उसके बाद भाव बाही मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। मतलब सारे जो स्वांग हैं श्री कृष्ण के, सारे स्वांग कर लूंगी, पर मुरली को वो अपनी सौतन मानती है, मुरली को वो अपने होठों पर नहीं रखेंगी। कौन? गोपी, इसलिए आप कर लोगे। अब इसमें क्वेश्चन बनेगा, गोपी कृष्ण का कौन सा स्वांग करने को तैयार नहीं है? तो मुरली होठों पर रखने को तैयार नहीं है, इसलिए कर लेंगे, है ना। गोपी अपनी सखी कहने पर कृष्ण की वेशभूषा में क्या क्या धारण करने को तैयार है? तो वही मोर पंख धारण कर लेगी, गुंज की माला भी पहन लेगी, पीताम्बर भी ओढ़ लेगी, हाथ में लाठी लेकर जंगल में गायों और ग्वालों के बीच घूम भी लेगी, इसलिए कर लेंगे। ठीक है, और इसमें पूछेगा भाव तो वो ही मेरो रस खान, यहाँ पे क्या अर्थ है? यहाँ पे श्री कृष्ण के लिए बोला गया। ठीक है, श्री कृष्ण के लिए यहाँ पे संकेत किया गया। ओके, अब बिहारी लाल, ये लास्ट है। इसमें कापी में आपको यही 4 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। इनकी ट्रिक क्या है कि 2 लाइंस में अगर कोई दोहा मिलेगा तो आप बिहारी लाल इस पे कर देंगे, ये ट्रिक है इसकी। भक्ति और नीति 2 पार्ट है इसमें, भक्ति के पहले देख लेते हैं। यह अनुरागी चित्त बोलते हैं मन को, तो यहाँ पे बिहारी जी कहते हैं। संदर्भ कैसे लिखेंगे? इजली कर लेंगे ना आप। संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक
काव्यखंड के, ठीक है, बिहारी लाल द्वारा रचित दोहे भक्ति से लिया गया है। तो इसकी हिंदी क्या होगी? बिहारी जी कहते हैं कि अनुराग से भरे हुए मन की गति को समझ पाना क्या है? कठिन है। इसकी गति बहुत ही विचित्र है। इसके बाद लिखेंगे ये ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्जवल होई। इसका मतलब है कि ये मन जितना ही काले रंग के श्री कृष्ण में डूबता जाता है उतना ही पवित्र और उज्जवल होता जाता है ना? सिंपल है। अब इसके क्वेश्चन कर लेंगे। काव्यास में किसकी गति को समझ में ना आने की बात कही गई है? तो मन की, ठीक है, मन की। बूढ़े और उज्जवल का अर्थ क्या होगा? तो बूढ़े का अर्थ है यहाँ पे डूबना। बूढ़े का अर्थ आप बूढ़ा नहीं करेंगे, बूढ़े का अर्थ है यहाँ पे डूबना। उज्जवल का अर्थ होता है पवित्र। उज्जवल का अर्थ होता है पवित्र। कर लेंगे ना? काले रंग में डूबकर उज्जवल होने की बात क्यों कही गई है? इसका मतलब वही है कि काले रंग में डूबने से क्या होता है? जितना डूबता जाता है उतना ही मन पवित्र होता जाता है। कर लेंगे ना? ये भक्ति है, ठीक है, भक्ति से लिया गया है। जगत जनायो, इसमें क्या लिखेंगे? जिस ईश्वर ने तुम्हें संपूर्ण संसार का ज्ञान कराया है। कौन? बिहारी जी कहते हैं, ठीक है। और तुमने उस हरि को जाना ही नहीं, मतलब उस भगवान को जाना ही नहीं है। आंखों से हम सब कुछ देख लेते हैं पर उन्हीं आंखों से उनको नहीं देख पाते जिन्होंने हमें बनाया है। तो इसलिए आप कर लेंगे, बहुत सिंपल है ये। तो इसमें क्वेश्चन बनेगा जगत से हमारा परिचय किसने कराया है? तो भगवान ने कराया है, ठीक है। व्यक्ति संसार भर को जानने के बाद भी किसे नहीं जान पाता है? तो वही ईश्वर को नहीं जान पाता जिन्होंने संसार से हमारा परिचय कराया। हो गया। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा? जगत से हमारा परिचय किसने कराया? भगवान ने कराया है। व्यक्ति संसार भर को जानने के बाद किसे नहीं जान पाता? भगवान को ही नहीं जान पाता जिन्होंने हमारा परिचय कराया। इजिली कर लेंगे आप। 2 लाइन्स की तो है सिंपल। जप माला छापा तिलक, वो भी इन्हीं का है, बिहारी लाल जी का, ठीक है। 2 लाइन्स का ये भी इनकी ट्रिक है। तो बिहारी जी कहते हैं कि भक्ति के मार्ग में बाहरी दिखावा, ऐसे बहुत लोग मिल जाते हैं, माला पहन लेते हैं ना, तिलक लगा लेते हैं, ठीक है, छापे लगा लेते हैं। पर ऐसा करने से कोई भी काम सिद्ध नहीं होता। जब तक आपका मन कच्चा रहेगा ना तब तक व्यर्थ में ही नाचेगा। जब तक आपका मन कच्चा रहेगा तो व्यर्थ में ही नाचेगा, ठीक है। राम तो तभी प्रसन्न होंगे जब आप सच्चे मन से उनकी साइड में जाओगे। कर लोगे ना इजली? अब क्वेश्चन कैसे ही पूछ ले, है ना। व्यक्ति का मन कब व्यर्थ में नाचता? जब तक कि वो व्यर्थ में कब तक नाचेगा? जब तक मन उसका कच्चा रहेगा। कर लेंगे ना? जब करने से, माला धारण करने से, माथे पर तिलक लगाने से कोई भी काम सिद्ध नहीं होता है। पूछ लेगा ऐसा क्या करने से काम सिद्ध नहीं होता, तो आप लिख देंगे, ठीक है। और किस बात पर बल दिया है इसमें? बाहरी दिखावे पर बल दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब नीति के देख लेते हैं। ये बिहारी जी के हैं पर भक्ति से नहीं, नीति से लिए गए। बसे बुराई जासु तन ताहि को सम्मान, इसकी हिंदी क्या होगी? देखो, इसमें है, बिहारी जी कहते हैं कि जिसके शरीर में बुराई बसती है ना उसी का संसार में सम्मान होता है। भला गिरे तो भला कहकर छोड़ दिया जाता है, किंतु खोटे ग्रह के आने पर जप दान किए जाते हैं, ठीक है। जिसके शरीर में बुराई बसती है ना उसी का सब जगह सम्मान होता है। भला गिरे तो कहकर छोड़ दिया जाता है पर खोटे गिरे आने पर जब दान किया जाता है। समझ गए ना बात को? कि जब तक हमारे काम अच्छे चल रहे होते हैं तब तक हम भगवान को नहीं पूछते हैं। जैसे ही खराब दिन आते हैं तो जब दान होने लगता है ना, जब ये दान करने लगते हैं। तो यही इसमें बोला। तो क्वेश्चन अगर आए संसार में किसका सम्मान होता है, तो जिसके शरीर में बुराई बसती है उसका सम्मान होता है। भले गिरोह के विषय में क्या कहा है कि भले गिरोह को आने पर अनुकूल करने के लिए कोई भी पूजा पाठ की जरूरत नहीं होती है। खोटे ग्रह क्या होता है? जब आते तो शांति के लिए क्या पूजा पाठ जप दान ये किया जाता है। यही क्वेश्चन इससे बनेंगे। ओके। अब नेक्स्ट है नर की अरु। नल, नल और नीर, इसे समझ जाना। ये कहते हैं कि मनुष्य, नर का मतलब होता है मनुष्य और नल मतलब वही नल का पानी। मनुष्य और नल के पानी की स्थिति एक जैसी होती है, ठीक है। मनुष्य तथा नल का पानी जितना ही नीचे होकर चलेगा उतना ही ऊपर उठता जाता है। जितना नीचे होकर चलेगा उतना ही ऊपर उठेगा, ठीक है, ध्यान रखना। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य जितना नम्र होकर आचरण करता है उतना ही श्रेष्ठ होता जाता है। तो इजली कर लेंगे। दोहे में किस किस की गति एक समान बताई गई है? तो मनुष्य की और नल के जल की एक समान बताई है, ठीक है। व्यक्ति के नीचे होकर चलने का अर्थ क्या होता है? कि जितना वो विनम्र आचरण करेगा उतना ही श्रेष्ठ होता जाएगा। इसलिए आप कर लेंगे। बढ़त बढ़त, इसमें कैसे करेंगे? जिस तालाब में कमल होते हैं उस तालाब में जब पानी बढ़ता है तो पानी बढ़ने के साथ कमल की नाल भी बढ़ती चली जाती है, ठीक है। जब पानी उतरता है तो बढ़ी हुई नाल तो छोटी नहीं होती ना, पानी नीचे उतर आता है, ठीक है। तो यही प्रकृति का नियम होता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो बढ़त बढ़त क्या होगा?
पानी बढ़ता जाता है और कमल की नाल भी ऊपर बढ़ती चली जाती है, पर जब पानी घटता है तो कमल की नाल उतनी ही रहती है, वो नहीं घटती है ना। तो कमल नाल की विशेषता क्या बताएगी, लंबाई भी बढ़ती जाती है और कमल को जल में डूबने नहीं देती है। कुमिला, मनुष्य का मन कब कुमला हो जाता है, तो संपत्ति कम होने पर उसकी इच्छाएं कम नहीं होती हैं, ठीक है, इच्छा कभी पूरी नहीं होती तब वो उदास हो जाता है, इसलिए आप कर लेंगे। ये भी नहीं का, जो चाहत चटक ना घटे, मैलो होई ना मित, रज राजसु, ठीक है, ने चीकने चित्त, चित्त बोलते हैं मन को। तो हे मित्र, यदि आप चाहते हो तो तुम्हारे मन की चटक कभी कम ना हो, या मतलब आपका मन कभी गंदा ना हो, तो आप क्रोध, ठीक है, रजोगुण जो होते हैं ना, क्रोध घमंड, इनको सबको त्याग देना चाहिए, ठीक है, इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मन की चटक कभी घटे ना या गंदी ना हो, तो आपको जितने भी जो बुरे काम होते हैं वो सारे छोड़ देने चाहिए, बस यही इसका मतलब है। चटक और राजस्व का अर्थ पूछेगा तो चटक का अर्थ होता है चमकीला और राजस्व का अर्थ होता है रजोगुण, ठीक है, जो बुरी प्रवृत्तियां होती हैं। बुरो बुराई जो तजे, तो चित्तु खरो डरा दे, डर रहता है, क्या होता है इसका अर्थ होता है, देखो, यदि कोई दुष्ट व्यक्ति अचानक ही अपनी बुराइयां छोड़ दे, ठीक है, तो मन में डर रहता है कि ऐसा कैसे हो गया, है ना। तो इसी प्रकार निकल निकलंक मयंक चंद्रमा होता है ना, मयंक चंद्रमा को बोला गया है। जिस प्रकार निष्कलंक चंद्रमा को देखकर अपशगुनों की संभावना होने लगती है, वैसे ही अगर आपका कोई मित्र है, आप उसके अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं और वो आपके सामने अचानक आ जाए, कहते हैं मैंने ये सब छोड़ दिया, तो आपको भी लगेगा कैसे हो गया, है ना, ये वही सब है इसमें। तो इससे क्वेश्चन क्या बनेगा, बुरे व्यक्ति को अगर बुराई छोड़ देने का क्या परिणाम होता है, तो वही होता है कि लोग उसके शुद्ध आचरण की किसी बड़े, ठीक है, अनिष्ट आने का कारण मानने लगते हैं, मतलब कोई बहुत ही बड़ा अपशगुन होने वाला होता है ये मानते हैं, है ना। खरो का अर्थ यहाँ पूछा जाता है, तो खरो का अर्थ होता है शुद्धता और लखी का अर्थ होता है देख कर, ठीक है, जो है ना, इसका मतलब होता है देख कर, इसका होता है शुद्धता, शुद्ध, ओके। तो ये हो गए, ये लास्ट है, फिर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप बाज से पहचान लेना, ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें बिहारी जी ने राजा जयसिंह को संदेश भिजवाया था, एक बाज के माध्यम से उनसे बोला था कि आप छोटे पक्षियों को ना मारें, ठीक है, इससे स्वार्थ सिद्ध ना करें, ठीक है। दोहा किसके उद्देश्य करके कहा गया, तो वही राजा जयसिंह को बोला गया है, ओके। अब पराये पानी परी का अर्थ क्या होता है, इसका इसका अर्थ ये होता है कि दूसरों के हाथों में पड़कर आप कठपुतली ना बने, ठीक है, दूसरों के अनुसार आप कार्य ना करें, ऐसे बोला गया। कवि ने बाज के माध्यम से किससे क्या प्रार्थना की, तो राजा सिंह से की थी कि आप शाहजहां के हाथों की कठपुतली ना बने और हिंदू राजाओं की हिंसा ना करें। तो यहाँ पे है ना, छोटे पक्षियों को ना मारो, तो वही है कि छोटे राजाओं को आप ना मारे, ये बोला गया। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट। लास्ट के चैप्टर आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने से, कि चीटी हो गया, पंत की है, ठीक है, महादेव वर्मा का हिमालय हो गया, उसमें स्वदेश प्रेम पूछी जाती है, खूब रामनरेश त्रिपाठी की है, पर आपको स्टार्टिंग के 4 चैप्टर मिल जाएंगे, ध्यान रखें। एक ये है माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा, पर आपको कुछ भी नहीं करना, आपको स्टार्टिंग के पढ़ लेने 4, या आपको स्टार्ट लास्ट के पढ़ने हैं तो बहुत चैप्टर हो जाएंगे, तो आप स्टार्टिंग के 4 पढ़ लीजिए। जो बच्चे लास्ट के चैप्टर तैयार कर रहे हैं, ये महादेवी वर्मा का, जो बच्चे लास्ट का चैप्टर तैयार कर रहे हैं उनको ये कर लेना, ठीक है, वैसे स्टार्टिंग के 4 कर लीजिएगा, सफिशियंट है। टूटी है तेरी कब समाधि, ये भी बहुत फेमस है महादेवी वर्मा का। लास्ट में एक ये है हल्दी घाटी, श्याम नारायण पांडे, ये बीरस के कवि है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राम नरेश त्रिपाठी, जो बच्चे लास्ट के चैप्टर तैयार कर रहे हैं उनको ये करना है। स्वदेश प्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है, अतुलनीय वाला, और राम नरेश त्रिपाठी का ये, ठीक है। एक ये वाला, ये भी स्वदेश प्रेम का है, इसमें पूरा देश प्रेम की भावना दिखाई गई है, ठीक है, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, तो ये भी स्वदेश प्रेम का है, ये पूछा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सच्चा प्रेम वाली, ठीक है। तो लास्ट में अगर वो पूछेगा एग्जामिनर, तो राम नरेश त्रिपाठी की, महादेवी वर्मा की, ठीक है, और पंत की चीटी वाला, इसमें से देगा, और स्टार्टिंग के 4 चैप्टर वहां से डेफिनेटली आएगा, तो वो आपको कर लेना है, ठीक है। अब देख लेते हैं संस्कृत का। तो ये रिवीजन चल रहा है, अगर आपको अच्छे से एक बार देखना है तो वीडियो सेपरेट अपलोड है, मैं आपको पूरा एक बार में यहाँ पे रिवीजन करवा दे रही हूँ, ठीक है। वाराणसी में आपको, देखो वाराणसी आ गया, पहचान लेंगे, वाराणसी और भारतीय संस्कृति 2 चैप्टर में से 100% आप लिख के ले लो, आपको मिल जाएगा, कोई भी कोड आ जाए इजिली आप कर लेंगे, ठीक है। तीसरा आपको प्रबुद्ध ग्रामीण, बस एक बार उसको पढ़ना है क्योंकि चैप्टर 5 है, वरना इन दोनों में से आपको मिल ही जाएगा। तो फटाफट आपको देखो, संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से
लिया गया है। ओके, अनुवाद देखो, कुछ भी नहीं होता, बस आपको एक वर्ड यहाँ से कैच करना है। वाराणसी विख्यात प्राचीन नगरी है, ठीक है। ये स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्तियां, धवलिया मतलब चांदनी रात में मतलब सुंदर लगती हैं, अपनी भाषा में करेंगे, ठीक है। अनेक, इसका मतलब होता है अनेक पर्यटक दूर दूर से नित्य मतलब रोज यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। कुछ भी था, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। एक एक वर्ड, आपको रट्टा नहीं मानना है, बस आपको यहाँ से कैच करना है। ओके, तो एक स्टैंजा ये हो गया। संदर्भ इसका वही रहेगा, वाराणसी आ ही गया। तो वाराणसी में प्राचीन काल से घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति क्या है, प्रकाशित है, ठीक है। अब भी मतलब आज भी यहाँ संस्कृत की बाड़ी की जो धारा है लगातार बह रही है, ठीक है, और अपने ज्ञान को क्या बढ़ा रही है, ठीक है, लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है, और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है, ठीक है। यहाँ पर अनेक आचार्य, अनेक आचार्य इसी में लिखा हुआ है, सेम आपको वैसे लिखना है। उच्च मूर्धा का मतलब उच्च विद्वान, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे वैदिक साहित्य, ठीक है। इनका अध्ययन, अध्ययन भी कर रहे हैं और अध्यापन भी करा रहे हैं, मतलब पढ़ भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, इसमें लगे हुए हैं। ना केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी यहाँ आकर अध्ययन करते हैं, ठीक है, और निशुल्क, ठीक है, आते हैं और यहाँ पे निशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं, जो विदेशी होते हैं, ध्यान रखना है ना। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर 3 हिंदी विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, ये 3 यहाँ पे विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ये लिख देंगे आप, जिनमें नई और पुरानी ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है, जिसमें नवीन मतलब नए नए और प्राचीन मतलब पुराने, ठीक है, ज्ञान विज्ञान के विषय जो होते हैं उनका अध्ययन चलता रहता है। तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको करने से आपके क्वेश्चन आंसर भी तैयार होंगे। अभी आपको क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगी, इसके वीडियो के अंत तक जरूर है ना, लॉन्ग भले ही हो जाए, पर इसके एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना। ओके, तो ये मैंने आपको बता ही दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति देख के स्टार्टिंग में आपको कंफ्यूजन नहीं होना कि भारतीय संस्कृति चैप्टर आ गया, आपको आगे भी बढ़ना है, ठीक है, ध्यान रखना। वाराणसी को आ गया तो जानना ये चैप्टर वाराणसी है, ठीक है। तो ये नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृति भाषा का क्या है, केंद्र स्थल है। क्वेश्चन पूछेगा कौन सी भाषा का केंद्र स्थल है, तो संस्कृत भाषा का, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या लिखेंगे, अत्र मतलब यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का आलोक मतलब प्रकाश सर्वत्र मतलब सब जगह फैला है, ठीक है। मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया और उनके ज्ञान से वो इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उपनिषदों का अनुवाद पारसी, संस्कृत में बोलते हैं तो आप हिंदी में लिखेंगे फारसी भाषा में, ठीक है, करा दिया। इस तरीके से आप कर लेंगे। ओके, बहुत ही सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आपको बोर्ड एग्जाम में ये मिलेगा। एकदम मस्त बिंदास होके टेंशन फ्री होके आपको रिवीजन करना है, बहुत अच्छा पेपर होगा, ठीक है। मैं बार बार कह रही हूँ, बस आपको इतना अच्छे से मन लगा के सुनते जाना है, ठीक है। तो ये भी देखो, यम नगरी मतलब जो संस्कृत ये सॉरी वाराणसी जो नगरी है अनेक धर्मों का संगम स्थल है, अनेक धर्मों का संगम स्थल है, ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। संगम स्थल किसका है, तो विविध धर्माणा। अभी आपको संस्कृत में जब क्वेश्चन आंसर बताऊंगी तो वहां पे ये काम आएंगे। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, जो भी ये नाम लिखे हैं, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, इसमें कुछ भी रट्टा नहीं मानना है, बस देख के लिखते जाना है ना। अनेक महात्माओं ने यहाँ आकर अपने आचार और विचारों को क्या किया, प्रदर्शन किया है, ठीक है, ध्यान रखना। अपने आचार विचारों का प्रसार किया है, उनको फैलाया है। ना केवल दर्शन साहित्य धर्म बल्कि कला के क्षेत्र में भी ये नगरी अनेक कलाओं शिल्प कलाओं में संसार में प्रसिद्ध है। कौन सी नगरी, वाराणसी नगरी। अब देखो, यहाँ की कौस्की साटिका जो होती है ना, बनारसी साड़ियाँ, ये फेमस हैं, ठीक है, देश देश में मतलब सभी जगह पसंद की जाती हैं, सर्वत्र सभी जगह पसंद की जाती है ना। यहाँ की प्रस्तर पत्थर की मूर्तियां भी प्रसिद्ध है, ठीक है, ध्यान रखना। यमनिजा और यह नगरी अभी भी प्राचीन परंपरा का पालन कर रही है, कौन, वाराणसी अभी भी मतलब ये फेमस है सारी, साड़ी हो गया, मूर्तियां हो गई, है ना, ये हो गया। ये चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं करना, बस इसके आपको श्लोक और क्वेश्चन आंसर बताऊंगी, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। वाराणसी करना है, भारतीय संस्कृति करना है। अब देख लेते हैं भारतीय संस्कृति का, इसका संदर्भ वही रहेगा, सेम पैटर्न वही रहेगा, संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, यहाँ पे करेंगे लिया गया। ओके, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार प्री बोर्ड में यहाँ पहले पूछा गया था। मानव जीवन को संवारना ही संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन की संस्कृति को संवारने के लिए क्या किया, महान प्रयत्न किए थे, ठीक है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए महान प्रयत्न किए थे। उन्होंने हमारे जीवन को संवारने के लिए जिन आचारों
और विचारों का आचार विचारों को प्रदर्शित किया, ठीक है, वे सब हमारी संस्कृति है। ओके, हो गया। नेक्स्ट देखो, विश्व के रचयिता ईश्वर एक ही है। क्वेश्चन पूछा कि विश्व के रचयिता कौन है, तो वही ईश्वर एक ही है, ठीक है। यही भारतीय संस्कृति का मूल है, मतलब नियम है। क्वेश्चन आएगा कि भारतीय संस्कृति का मूल क्या है, तो आप ये लिख देंगे, ठीक है। विभिन्न मतों को मानने वाली अनेक नामों से, ठीक है, एक ही ईश्वर को भजते हैं। कुछ भी नहीं करना है, मैं आपको जैसे पढ़ते सुनाते जा रही हूँ, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं आपको एक वर्ड पकड़ा है और उसको सुनाते जा रही हूँ, मतलब वर्ड बोल के। ऐसा नहीं कि आपको रट्टा मार के बोलना, ऐसे आपको बस आपको वर्ड कैच करना है, आता जाएगा, है ना। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादि नाम एक ही परमात्मा के संति मतलब हैं, ठीक है। कुछ लोग ईश्वर को गुरु के रूप में मानते मतलब मानते हैं, ठीक है। इसके बाद आप इतना लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे सभी मतों के प्रति समान भाव, सम्मान ही हमारी संस्कृति का संदेश है। हो गया, कुछ भी नहीं है, 2 सेकंड में आप लिख देंगे बोर्ड एग्जाम में। इसमें तो नाम ही आ गया, पहचान लेंगे भारतीय संस्कृति सभी मतों को मानने वाली क्या है, संगम स्थली है। काले काले मतलब समय समय पर, इसमें अनेक विविध मतलब अनेक विचारधारा भारतीय संस्कृति में समाहित मतलब आ मिली है, ठीक है। ये संस्कृति, इसके बाद आप लिखेंगे यह संस्कृति मतलब मिली जुली संस्कृति है। इसका विकास, ठीक है, जिसके विकास से अनेक जातियां, विविध मतलब अनेक जातियां, संप्रदाय, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप, संप्रदाय और विश्वासों का योगदान दृश्यते मतलब दिखाई देता है। ओके, अतः हम भारतीयों की एक ही क्या है, संस्कृति, और एक ही हमारी राष्ट्रीयता है, ठीक है। ध्यान रखना, एक ही राष्ट्रता है मतलब हम एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं, संस्कृति के उपासक है, ठीक है। हम सभी एक ही संस्कृति के उपासक हैं और एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं। तो इसमें आप लिखेंगे जिस प्रकार भाई भाई पड़ोसा मिलकर सहयोग से परिवार की उन्नति करते हैं, ठीक है, उसी प्रकार हमें भी सहयोग से, ठीक है, क्या करना चाहिए, हमें राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। हो गया। अब आपको देखो एग्जाम में याद रखना कि कितना कहाँ से क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। जितना पूछा जाए, इतना पूछा जाए तो योगदान दिखाई देता है, यहाँ तक कर देंगे। जितना पूछा जाए उतना आप देंगे, ओके, पूरा आपको नहीं लिखना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछे आते हैं। हमारी संस्कृति सदा गतिशील है, मतलब हमेशा चलती रहती है, रुकती नहीं है, ठीक है। मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए समय समय पर नई नई विचारधारा को स्वीकारती है, मतलब स्वीकार करती है, और नई शक्ति चा मतलब और नई शक्ति प्राप्त करती है। यहाँ हठ धर्मता नहीं, मतलब जरूरी नहीं कि आपको वो चीज माननी ही माननी है, ठीक है। जो आपके लिए उचित हो, कल्याणकारी हो, वो आप हर्षपूर्वक स्वीकार करें, ठीक है। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन को शाश्वत मतलब हमेशा बनाए रखने वाले, ठीक है, सदा रहने वाले आदर्श, जैसे कि सत्य की प्रतिष्ठा, ठीक है, सभी प्राणियों के प्रति समान भाव ये होना चाहिए, विचारों में उदारता होनी चाहिए, और आचरण में क्या, दृढ़ता में सम्मिलित होती है, ठीक है। ऐसे आप लिख देंगे। अब लास्ट रह गया इसका स्टैंजा, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। बस होने वाला है कवर, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। मैं बार बार कह रही हूँ, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, पॉजिटिव रहिए बस। ये कर्मवीरों की संस्कृति है, ठीक है, ये कर्मवीरों की संस्कृति, संस्कृति वर्ड से पहचान लेना। एक भारतीय संस्कृति चैप्टर गद्य में भी है ना, राजेंद्र प्रसाद का। तो देखो, इस लोक में मतलब इस संसार में कर्म करते हुए मनुष्य 100 वर्ष जीने की इच्छा करे, मनुष्य क्या करे, 100 वर्ष जीने की इच्छा करे, यही इसकी उद्घोषणा है, किसकी, संस्कृति की। पहले कर्म, पूर्व कर्म, उसके बाद फल, यही हमारी संस्कृति का नियम है कि पहले कर्म करो उसके बाद फल, ठीक है, यही हमारी संस्कृति का नियम है। तो हमारी संस्कृति का नियम क्या है, ध्यान रखना, पूर्व कर्म उसके बाद फल, ठीक है। संस्कृत में भी क्वेश्चन आंसर भी आएंगे, है ना। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, राष्ट्र के, ठीक है, हम राष्ट्र के नवनिर्माण में मतलब लगे हुए हैं, निरंतर काम कर रहे हैं, यही हमारा मुख्य कर्तव्य है, ठीक है। अब यहाँ पे समझना क्या कह रहा है, अपने परिश्रम, निज मतलब अपने परिश्रम, ठीक है, का फल भोगने योग्य हम खुद, ठीक है। दूसरे के परिश्रम का शोषण नहीं करना चाहिए, ये यहाँ पे वर्जित है, ये हमारी संस्कृति के क्या है, खिलाफ है। यदि हम इसके विपरीत आचरण कोई करते हैं तो हम सत्य मतलब सच्चे भारतीय संस्कृति के उपासक नहीं है, समझ गए, ठीक है। किसी का शोषण नहीं करना चाहिए, तो हम सच्चे उपासक नहीं कहलाएंगे। हम तभी भारतीय हैं, हम तभी यथार्थ रूप से भारतीय हैं जब हमारे आचार और विचारों में हमारी संस्कृति हमें दिखाई दे, तभी तो हम माने जाएंगे सच्चे उपासक, ओके। हम चाहते हैं कि विश्व के उत्थान के लिए भारतीय संस्कृति का ये दिव्य संदेश लोक के मतलब संसार में सब जगह फैले, यही संदेश सब जगह फैले। हो गया, इतना लॉन्ग नहीं पूछेगा एग्जाम में, मतलब इसमें से आधा दे देगा, जैसे कि इतना दे देगा उपासक है,
ठीक है, जितना भी पूछा जाए पूरा है तो पूरा लिख देंगे। तो ये हो गया कंप्लीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। ये प्रबोधो ग्रामीण का इसका एक श्लोक है अपदो दूरगामी, जिसका आंसर पत्र था, वो आपको अच्छे से कर लेना है। व्याख्या में आपको ज्यादा मतलब ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी, बस एक नजर आपको पढ़ लेना है। ठीक है, एक जना, इसमें क्या, एक बार बहुत से मनुष्य रेलगाड़ी से नगर की ओर जा रहे थे, उनमें से कुछ गांव के थे, कुछ नागरिक थे। ठीक है, ऐसे आप करेंगे। उसके इसमें देखो गांव के जो एक व्यक्ति थे ना, उसके मौन रहने पर एक नागरिक ने ग्रामीण का उपहास बनाया था, मजाक बनाया था। बोला था कि ग्रामीण जो गांव के जो लोग होते हैं पहले भी अशिक्षित थे, अज्ञानी थे। ठीक है, ना इसका विकास मतलब ना इनका विकास कभी हुआ है और ना ही भविष्य में कभी होगा। ये नागरिक बोलता है, मतलब शहरी बोलता है गाँव के बारे में। ठीक है, इस तरीके से पूरी कहानी है। फिर इस कथन को सुनकर एक चतुर ग्रामीण बोलता है, सुनकर मतलब एक चतुर ग्रामीण बोला। ठीक है, तो ये प्रबुद्ध ग्रामीण का इसलिए आप पहचान लेंगे। क्या बोला था कि हे नागरिक आप ही कुछ कहें। किससे बोला था? नागरिक से। कि आप ही बहुत ही शिक्षित हैं, बहुत ही ज्ञानी हैं, तो आप ही कुछ कह दो, उससे बोलते हैं। ठीक है, नागरिक से। ठीक है, तो ये सुनकर उस शहरी ने क्या घमंड से, ठीक है, उस शहरी ने क्या किया, ग्रीवा अपनी गर्दन को ऊंचा किया घमंड से और कहा पहले तुम। ठीक है, क्या बोला कि कहूंगा किंतु पहले शर्त बदलनी चाहिए। कहूंगा तो सही है, किंतु पहले क्या करनी चाहिए, शर्त रखनी चाहिए। तो ये सुनकर चतुर ग्रामीण बोला कि आप, हम तो अशिक्षित हैं, आप ही तो शिक्षित हैं, तो आप ही कुछ कह दें। ठीक है, ये बोला। ये पूरी कहानी चल रही है। ठीक है, आप शिक्षित तो आप कह सकते हैं ना, हम कम जानते हैं तो आप ज्यादा जानते हैं। तो ऐसा समझकर कि हमारे साथ शर्त लगानी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ क्या लगानी चाहिए, शर्त लगानी चाहिए। ये है ना परस्पर प्रेहलिका। तो आपस में क्या कहेंगे, पहेली पूछेंगे। ठीक है, तो शर्त क्या लगाई थी, ये बोला था, देखो आपस में पहेली पूछेंगे। ये बोला था कि यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं मतलब समर्थ नहीं हुए, किससे बोला था, नागरिक से, तो आप हमें 10 रुपए देंगे। गांव वाले ने बोला। ठीक है, अगर हम नहीं हुए तो हम 10 के आधे क्या देंगे, 5 रुपए देंगे। गांव वाले कितने देंगे, 5 रुपए। जो गांव वाला व्यक्ति था वो 5 रुपए देगा और नागरिक को 10 देने। तो यही इसमें है। ठीक है, तभी तो वो पहेली पूछता है कि पैर नहीं पर दूर तक जाता है। ठीक है, साक्षर है पर पंडित नहीं है, मुख नहीं पर बोल सकता है, जो इसे जानता भाई पंडित है। इसका आंसर पत्र है और ये श्लोक है इन्हीं का है। अब तो दूरगामी वाला है ना फेमस। तो वही है ग्रामीण भगवान प्रस्तुति प्रहलिकाम, पहेली वाला है। फिर ग्रामीण बोलता है कि आप पहेली पूछे। दंड देने से दुखी शहरी बहुत समय तक विचार करके, वही मतलब पहेली पूछ ली जाती है इसमें मतलब। ठीक है, तो वो आंसर दे नहीं पाता तो लज्जा मतलब बहुत शर्मिंदा होता है, स्वीकार लेता है कि मुझे पहेली का आंसर नहीं आता है। तो गांव वाला उसका उत्तर बताता है कि उसका आंसर क्या है, पत्र है। ठीक है, तो इसमें पहेली इसमें लिखी नहीं है, वही पहेली अब तो दूर काम वाली है, भी आपको मैं बताऊंगी तो उसमें मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसमें वही दिखाया कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, है ना। तब तक गांव वाले का मतलब गांव आ जाता है, वो वहां से उतर जाता है। ठीक है, और चलने लगता है। नागरिक वहां पे लज्जित होकर बैठा रहता है, सभी लोग उसका मजाक बनाते हैं। ठीक है, यही इसमें है। उसके बाद जब उसका मजाक बनता है तब नागरिक को अनुभव होता है कि ज्ञान सभी जगह संभव है। ये क्वेश्चन आया है कि क्या चीज सब जगह संभव है, तो आप आंसर लिखेंगे ज्ञान। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जैसे उसने उसका मजाक बनाया, तो ग्रामीण भी कभी शहरों से मतलब शहरियों से अधिक बुद्धिमान क्या निकल जाते हैं। ऐसा नहीं कि शहरी बुद्धिमान होगा, है ना। तो ये चैप्टर हो गया पूरा कंप्लीट। और आपको वाराणसी उसमें भारतीय संस्कृति में से मिल जाएगा 100%। ये आपको मैंने ऑप्शनल कहानी सुना दी है, वायदा भी नहीं मिले तो आप कर देंगे। ठीक है, बस कोई रिस्क नहीं लेना आपको बिल्कुल भी। 70 आउट ऑफ 70 आप करके आए, ये मेरी पूरा मतलब मैं चाहती हूँ कि आप इस तरीके से करके आए। तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन पूरा तैयार करवा रही हूँ। अब एक नज़र में फटाफट से सारे क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ठीक है, वाराणसी गे गे किम धोते मतलब घर घर में क्या, तो वे ही विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित है। अभी मैंने को हिंदी बताई ना। कौन सी नदी के किनारे, कस्या, तो आपको गंगाया लिखना है। किसकी शोभा देख के लोग आते, गंगा की, तो गंगाया लिखना है। बहुत सिंपल होते हैं, एक बार लिखना है, आपको नंबर मिल जाएंगे इसलिए, कुछ भी नहीं होता। अब देखो हिंदी अगर आपको समझ में आ गई तो कर लेंगे। वाराणसी कौन सी भाषा का केंद्र स्थल है, तो कस्या की जगह आप लिखना संस्कृत भाषा है ना। वाराणसी कौन है, कौन सी भाषा का अनुवाद करवाए, तो पारसी। संस्कृत में आप लिखेंगे पारसी, जब हिंदी लिखेंगे तो आप फारसी कर देंगे। ठीक है, तो वाराणसी को कौन सी नगरी में आया था, वाराणसी में आया था। ठीक है, अब देखो समझ रहे हो ना सारे क्वेश्चन। उसके बाद वाराणसी नगरी संगम स्थल किसका है, तो विविध धर्माणा मतलब बहुत सारे धर्मों का संगम स्थल है। ठीक है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय मतलब 3 विश्वविद्यालय थे, कहाँ पे हैं, वाराणसी में। कोई भी विश्वविद्यालय पूछा जाए कौन सी नगरी में, तो आप वाराणसी से कर देंगे। ठीक है, कितने विश्वविद्यालय, कति मतलब कितने, त्रिया मतलब 3 है। वाराणसी क्यों प्रसिद्ध है, धर्म साहित्य कला, ये आप लिख देना, ज्यादा वर्ड नहीं है तो आप इतना लिख देंगे, बाकी पूरा प्रसिद्ध लिख देंगे। ओके,
ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कुत्रम वर्णम, कहाँ वर्णना कल्याणकारी है, तो वही है वाराणसी में। ठीक है, श्लोक में बताया था। मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो लाइन लगा के कितनी बार पूछा, इतना सिंपल है। वीर केन पूजते, तो केन की जगह आपको लिखना वीरेड पूजते। हो गया, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है ना। अलछेंद्र कौन था, तो ये अवन यवन राज था। अलछेंद्र का की जगह क्या लिखेंगे, एवन राज था। ठीक है, यवन देश का था तो यवन राज हो गया। अलछेंद्र ये नहीं आता। पुराज कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराज एक भारतवीर था। अभी आपको मैंने सोल्यूशन करवाया था मॉडल में। ठीक है, आपको इसके बाद एक वीडियो मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल भी किस तरीके से कॉपी पे क्या लिखना है सब कुछ आपको बताऊंगी। और बिल्कुल भी आपको डर, जो बच्चों को डर लग रहा है वो आपका दूर हो जाएगा, वो देख लीजिएगा। और अभी तो नाइट में बहुत टाइम हो रहा है। ठीक है, और थोड़ा सा भी अगर मुझे टाइम मिला तो लास्ट ईयर का जो आया था एक मॉडल पेपर, और वो भी आपको करवा दूंगी। और नहीं करवा पाई तब भी आपका इसमें से आ जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, पुरराज वाला हो गया। अलछेंद्र का युद्ध किसके साथ हुआ था, तो वही किसके साथ हुआ था, पुरराज के साथ। उल्टा पूछ ले, अलछेंद्र का किससे हुआ था, पुरराज से हुआ था। पुरराज का युद्ध किससे हुआ था, अलछेंद्र से हुआ था। इसको सिकंदर बोलते हैं हिंदी में, संस्कृत में बोलते हैं अलछेंद्र। कितनी बार लाइन लगा के पूछा गया, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें देखो, प्रबुद्ध ग्रामीण, ग्रामीण का उपहास किसने किया था, एक नागरिक ने किया था। अभी आपको हिंदी में बताया था। तो 1 घंटे का वीडियो हो चुका है, बस थोड़ा सा और रह गया, हो जाएगा। और उत्तर क्या था पहेली का, वही पत्र था। ठीक है, बिना पैरों के कौन जाता है, वही पत्र जाता है। कुछ भी नहीं है, अगर आपने हिंदी कर ली तो इजली कर लेंगे। सब जगह क्या संभव है, वही ज्ञान संभव है। बस मैं आपको फटाफट से रिवीजन करवा रही हूँ। देखो ये वाला, ज्ञान कुत्र संभव, मतलब सर्वत्र, सब जगह संभव है। तो यहाँ पे सर्वत्र आ गया। या सब जगह क्या संभव है, तो आप ज्ञान लिख देंगे, बहुत सिंपल होते हैं। चंद्रशेखर वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आंसर इसमें समझ लो। चंद्रशेखर स्वनाम, स्वनाम आएगा तो आप आजाद लिखेंगे। क्या था, आजाद। स्वपितु आ जाए तब आप लिखेंगे स्वतंत्र। क्या लिखेंगे, स्वतंत्र, ध्यान रखना। ओके, चंद्रशेखर कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लिख दो, चाहे राष्ट्रभक्त लिख दो, चाहे देशभक्त लिख दो, चाहे क्रांतिकारी युवक लिख दो, तीनों ही आंसर सेम है। बहुत ही सिंपल है। इसमें क्रांतिकारी लिखा है, आप देशभक्त लिख सकते हैं, राष्ट्रभक्त लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, एज यू लाइक। कहानी की तरह आपको समझा रही हूँ, क्योंकि आप ये इसको देख के रट्टा मारेंगे तो आपको याद नहीं होगा। मैं आपको हिंदी समझा रही हूँ तो आपको याद आएगा, है ना, कि मैम ने ऐसे बताया था। और अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी है ना, तो आप थोड़ा सा भी आंख बंद करके सोचेंगे तो वो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, रिलैक्स माइंड से। न्यायाधीश, और प्रॉपर आपको नींद लेनी है ना, सोना है अच्छे से, ध्यान रखना। ये नहीं आप रात भर जागते रहो। न्यायाधीश चंद्रशेखर, न्यायाधीश ने चंद्रशेखर को क्या दंड दिया था, पक्ष 10, वही कोड़े मारने के लिए बोला था। ठीक है, 15। उसके बाद इनको कहाँ डाला गया था, कारागार में डाला गया था। ये ज्यादा नहीं आता है। इधर से ये क्वेश्चन आता है, राष्ट्रभक्त कौन थे, तो भाई उल्टा कर देंगे, चंद्रशेखर थे भाई। ठीक है, और इधर से दुर्मुख, दुर्मुख कौन था, तो चांडाल, चांडाल था। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत पूछा गया, बहुत सिंपल सा वर्ड लिख देंगे। एक ये नया चैप्टर ऐड हुआ, इसमें से आपको क्वेश्चन याद रखना है। श्वेत केतु कौन था, तो आरोड़य, आरोड़ी का ये पुत्र था। ठीक है, ध्यान रखना। उल्टा पूछ लेगा या सीधा, दोनों तरीके से आपको आना चाहिए। भी आया था ये प्री बोर्ड में भी, हाफ ईयरली में भी। भारतीय संस्कृति के क्वेश्चन ऐसा देख लेते हैं। इसका अर्थ क्या है, हमारे पूर्वजों ने जीवन को संवारने के लिए जिन आचारों विचारों को प्रदर्शित किया था वो हमारी संस्कृति है। अगर आपको याद ना हो तो आप स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा माइंड पे आपको जोर नहीं लेना है। ठीक है, जो आपको याद हो वो करो। भारतीय संस्कृति का मूल क्या है, नियम क्या है, तो वही विश्व के रचयिता एक है, वही मूल है। ऐसा करके कोई भी क्वेश्चन आ जाए लिख देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इधर से आपको क्या करना है, इस चैप्टर का एक श्लोक भी है, ये वाला। अभी आपको श्लोक बताऊंगी। ठीक है, पहले क्वेश्चन बता देती हूँ। इसमें नियम आया है ना, हमारी संस्कृति का नियम क्या, वही पूर्व कर्म, पहले कर्म करो उसके बाद फल। तो ये लिख देंगे। जीवन सूत्राणी, मैंने बहुत अच्छे से इसके श्लोक करवाए हैं, आपको सारे करवा दिए। अगर आपने वो पढ़े तो इजीली इसका आंसर दे लेंगे, है ना। खात आकाश से ऊंचा, कौन है यहाँ पे, पिता है। गृह, घर पर मित्र कौन होता है, भार्य मतलब पत्नी। एक बार आपको कैच करना है। ठीक है, भूमि से भी भारी क्या है, माता है, तो माता लिख देंगे। माता से, माता किससे भारी, तो भूमि लिख देंगे। उल्टा सीधा आपको दोनों तरीके से आना चाहिए, है ना। वायु से भी तेज क्या है, किम मतलब मन है। ठीक है, मनुष्य क्या छोड़ के सुखी होता है, तो लोभ, लोभ लिख देंगे किम की जगह। पिता किससे ऊंचा है, पिता के स्थान, तो खात मतलब वही आकाश से ऊंचा है, संस्कृत में आपको देना है। इतना मैंने आपको तैयार करवा दिया। अगर आपने रेगुलर वीडियो देखोगे तो 100% आप कंफ्यूज होंगे कि मैं कौन सा करूं। आपको दोनों वहां पे चॉइस में आ रहे होंगे आंसर, पर आपको जो इजीली आ रहा हो, जो कम टाइम ले, वही आपको कर देना है। ठीक है, भिषक, रोगी। ठीक है, वैद है यहाँ पे, सॉरी, वैद, वैद का मित्र,
वैद्य मतलब किसका मित्र होता है, तो आतुरस है, रोगी का मित्र होता है, या फिर रोगी का मित्र मतलब पूछ ले कि रोगी किसका मित्र होता है, तो वैद्य का होता है, दोनों आना चाहिए ना। भिषक बोलते हैं वैद्य को, इसे बोलते हैं रोगी को। ठीक है, भिषक किसका मित्र होता है, तो आतुरस। आतुरस किसका मित्र होता है, तो भिषक। ठीक है, ध्यान रखना। मरने वाले का मित्र कौन होता है, दान। ठीक है, मैं आपको स्पीड से इसलिए थोड़ा करवा रही हूँ कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो और आपका कम टाइम में कवर हो जाए। तो ये आपको मैंने श्लोक में करवाई थी, अभी आपको श्लोक फिर से करवाऊंगी तो वहां पे भी याद हो जाएंगे। दान लिख देना है। दिन के सभी कमजोर क्या होता है, चिंता, मरे हुए समान होती है ना। ओके, ये क्वेश्चन करने हैं इसमें। सबसे बड़ा धन क्या है, वही शास्त्र। अब श्लोक देख लेते हैं। ये है मिक्स सारे श्लोक है, आपको मैंने करवा दिया, सेपरेट वीडियो भी अपलोड है, देख ले सकते हैं आपके। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट पे जाके देख लेना है। ठीक है, प्लेलिस्ट पे जाके आप देख लीजिएगा। इसमें क्या लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। एक ही श्लोक है इसका। सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोगी हों, सभी लोग कल्याण को देखें, कोई भी दुखी ना हो, ये इसकी हिंदी है। ये वाराणसी का है। ठीक है, संदर्भ वैसे ही आप लिख देंगे, चैप्टर का नाम वाराणसी आ जाएगा बस। प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। जहाँ मरना कल्याणकारी है, जहाँ भस्म या आभूषण है। ठीक है, ऐसी काशी की तुलना किससे की जा सकती है। ठीक है, बहुत सिंपल है। एक लाइन इसमें और है, जहाँ पे लंगोट ही रेशमी वस्त्र है, ऐसी काशी की तुलना किससे की जा सकती है ना। अभी आपको लिखा हुआ भी दिखा दूंगी। बंधनम मरणम, आपको 2 श्लोक याद रखने हैं पेपर में, है ना। आपको जैसे कि आपने ये याद किया, यही पेपर में आ गया, फिर आप क्या करोगे, तो आपको 2 श्लोक याद होने चाहिए, है ना। कोई भी आप कर लीजिएगा जो अच्छा लगे। ये है वीर वीर पूजिते का, 3 श्लोक हैं वीर वीर पूजिते के। जहाँ मतलब बंधन हो अथवा मृत्यु हो, जय हो अथवा पराजय हो, वीर पुरुष दोनों ही स्थिति में समान होते हैं, वीर भाव की वीरता कहते हैं। ये सिंपल है। संदर्भ वही, चैप्टर का नाम आ जाएगा वीर वीर पूजिते। उत्तर वाला ये भी वीर वीर पूज। ठीक है, जो समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में है, वह भारत नाम का देश है। ठीक है, जहाँ की संतान भारतीय है, जहाँ की संतान भारतीय है। हो गया ये भी। ठीक है, मर गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे, इसलिए दुख रहित, ठीक है, संताप रहित, इच्छा रहित, मोह रहित होकर आप क्या करो, युद्ध करो। ये श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। ओके, ये सारे जीवन सूत्राणी के श्लोक हैं। तो चैप्टर का नाम लिखेंगे जीवन सूत्राणी। ध्यान रखना ट्रिक क्या है, जिसमें ये क्वेश्चन लगा होगा ना, किस विद मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, युधिष्ठिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आंसर कौन दे रहा है, सॉरी यक्ष क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसमें और युधिष्ठिर आंसर दे रहे हैं। ध्यान रखना, है ना। तो ये क्वेश्चन मार्क लगा हो तो जान लेना क्वेश्चन पूछा गया है, पेपर में 2 ही लाइन्स आएंगी, है ना। ऐसे हो तो जान लो आंसर दिया जा रहा है। ठीक है, तो इजिली आप कर लेंगे। भूमि से भी भारी क्या है, पिता से ऊंचा क्या है, वायु से भी तेज क्या है, ठीक है, तिनके से भी ज्यादा कमजोर क्या होता है, तो वही भूमि से भारी माता है, पिता से आकाश से ऊंचा पिता है। ठीक है, उसके बाद वायु से भी तेज क्या है, मन है, और सूखे तनके से भी मुरझाया हुआ क्या होता है, चिंता। चिंता चिता के समान होती है, बोलते हैं ना। ये वाला है, प्रवासी का मित्र कौन होता है, घर पर मित्र कौन होता है, ये पूछ रहे हैं यक्ष जी। ठीक है, युधिष्ठिर से। रोगी का मित्र कौन होता है, अभी मैंने आपको बताया था विषक। मरने वाले का मित्र क्या होता है, तो वही आंसर लिख देंगे। प्रवासी का मित्र कारवा होता है, समूह। घर पर मित्र पत्नी को बताया है। ठीक है, रोगी का मित्र कौन है, वैद्य है। ठीक है, और मरने वाले का मित्र दान है। बहुत सिंपल है, कई बार आपको रिपीट करवा। ये धर्म वाला है, आपको एक वर्ड कैच करना है बस। ठीक है, धर्म का मुख्य स्थान क्या है, यश का मुख्य स्थान क्या है, स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है। ठीक है, और लास्ट में सुख का मुख्य स्थान क्या है। ठीक है, इसके आंसर क्या थे, तो वही धर्म का मुख्य स्थान क्या था, उदारता था। ठीक है, यश का मुख्य स्थान दान है, स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है, सुख का मुख्य स्थान संतोष है। सील मतलब संतोष। ठीक है, ये सील संतोष हो गया सुख का मुख्य स्थान। ठीक है, अभी आपको लिखा हुआ सारा दिखा दूंगी तो आप कंफ्यूज मत होना। ये वाला कौन सा है, धनों में उत्तम धन क्या है। ठीक है, पहले में अन्नों में उत्तम अन्न क्या है, धन में उत्तम धन क्या है। ठीक है, लाभों में उत्तम लाभ क्या है, सुखों में उत्तम सुख क्या है, तो वही आंसर दे देंगे यहाँ से। अन्नों में उत्तम अन्न क्या है, तो इसमें क्या हो जाएगा, चतुरता। ठीक है, उसके बाद धनों में उत्तम धन क्या है, शास्त्र। लाभों में उत्तम लाभ क्या, आरोग्य। सुखों में उत्तम सुख क्या है, संतोष। फिर क्या है, क्या त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है। ठीक है, क्या त्याग कर शोक नहीं करता, यहाँ से है ना।
क्या त्याग कर प्रिय होता है, क्या त्याग कर शोक नहीं करता। ठीक है, उसके बाद क्या त्याग कर धनवान हो जाता है और क्या त्याग कर सुखी हो जाता है। तो वही आंसर है, अभिमान छोड़कर मतलब घमंड छोड़कर मान है ना, घमंड छोड़कर इंसान सबका प्रिय हो जाता है, क्रोध त्याग कर कभी शोक नहीं करता है। ठीक है, इच्छा त्याग कर धनवान हो जाता है और लोभ छोड़कर सुखी हो जाता है। इसी में आंसर छिपे हुए हैं सारे। लोभ, लोभ छोड़कर सुखी हो जाता है। ये वही वाराणसी वाला है जहाँ मरना कल्याणकारी है, ये लिखा हुआ है। ये बंधन वाला है, वीर बीर पूजिते, ये संदर्भ हो गया। इसकी व्याख्या आपको बताई दी मैंने। ये उत्तर वाला, उत्तर आपको उत्तर दक्षिण दिख जाए तो वीर बीर पूजिते है ना, मर गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, ये स्वर्ग वाला है। भारतीय संस्कृति का सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोगी हों, सिंपल। फिर आपको जीवन सूत्राणी के कर लेने सारे। ठीक है, यक्ष यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं और युधिष्ठिर आंसर देते हैं। तो ये मैंने आपको करवाई दी है सेपरेट वीडियो, आप देख लीजिएगा। मैंने आपको पूरा ओरल रिवीजन करवाई दिया है। उसके बाद मुक्ति दूत में आपको क्या करना है, गांधी जी का करेक्टर लिखना है। ठीक है, ध्यान रखना अलग अलग जिले में अलग अलग चल रहे हैं, जो आपके जिले में चल रहा हो। ठीक है, बहुत सारे होते हैं, ज्योति जवाहर होता है, मेवाड़ मुकुट होता है, कर्ण होता है, करमवीर होता है। आपको ध्यान ही देना, आपने जो पढ़ा है आप वो करेंगे। ठीक है, बहुत सारे होते हैं। तो मैंने मुक्ति दूत करवाया, गांधी जी का करेक्टर आपको करना है। सर्ग करने की कोई भी जरूरत नहीं है, सर्ग आप छोड़ दीजिएगा। करेक्टर में आप लिखेंगे अलौकिक पुरुष, मैंने ये सेपरेट वीडियो में करवाया हुआ है। ठीक है, इतना टाइम नहीं था मेरे पास, मैंने टाइप नहीं कर पाया, पर मैंने अलग से करवा रखा है, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। शॉर्ट में आपको बता दे रही हूँ, है ना। यहाँ से आप लिख देंगे यहाँ तक। जिस प्रकार पृथ्वी पर मतलब अवतार के रूप में भगवान हमारी मदद करते, वैसे ही जो दुखी थे, गरीब थे, उनकी हेल्प किसने की थी, गांधी जी ने की थी। तो ये आप लिख देंगे दलित मतलब दलितों का उद्धार करने वाले, ऐसे मैंने लिखवाया सभी में। ठीक है, जीवन भर उन्होंने दलितों, पिछड़ों, हरिजनों को मतलब गले लगाया था, उनके साथ अच्छा व्यवहार करते थे ये। ठीक है, तो वहाँ पे यहाँ तक लिख देंगे। मातृभक्त, देशभक्त, ऐसे लिख देंगे हेड। 3 नंबर में पूछा जाता है ये, मातृभक्त लिख देंगे। ठीक है, माता के चरित्र की इन पर गहरी छाप थी। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रभक्त लिख देंगे, 4 हेडिंग भी लिख देंगे, तब भी काम चल जाएगा। और एक ये निर्भीक थे। ठीक है, मतलब किसी से डरते नहीं थे, अडिग थे, अपनी बात पर अड़ के रहते थे। ठीक है, उसको पूरा करना है तो करना है, अटल रहते थे। तो ये लिख देंगे, दुखी रहते थे मतलब, सॉरी, समस्या से अत्यधिक दुखी थे, है ना, ये कर देंगे। तो ऐसे करके लिख दीजिएगा। और सेपरेट वीडियो भी मैंने कर रखा है, तो वहाँ पे भी देख लीजिएगा। लास्ट रीडिंग आपको याद हो तो कर लीजिएगा, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ग्रामर देख लेते हैं। मैं आपको ग्रामर का पूरा करवा चुकी हूँ, कुछ ही चैप्टर 1 2 नहीं करवाए थे, मैं आपको डिटेल में करवा दूंगी। जो मैंने करवा दिए हैं, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा प्लेस पे जाके। मैं आपको बस समझा देती हूँ, इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। हास्य रस का स्थायी भाव आपको ध्यान रखना है, हास। ठीक है, इसकी परिभाषा कर लो। किसी की वेशभूषा, आकृति आदि को देखकर खुशी का जो भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव हास होता है। यहाँ पे पूछा भी गया है, तो ये रहा। शोक करुण रस का होता है। किसका होता है, करुण रस का। ठीक है, तो 2 ही रस है आपके सिलेबस में, हास्य रस, करुण रस, ध्यान रखना। अब ऐसे करके बहुत सारे वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो आप इजीली कर लेंगे। जिसमें पढ़कर हंसी आए तो वो हास्य रस होगा, जिसमें दुख हो तो वो करुण रस होगा। 2 ही आपको। आप ट्रिक क्या करेंगे कि आपको इन दोनों रस के अलावा कोई भी रस दिखाई दे तो आप उसको काट देना, इन्हीं दोनों में से आंसर होगा। ठीक है, पढ़कर हंसी आए तो हास्य होगा, दुख हो तो करुण होगा। अब इसमें देखो, भाव क्या देखकर जागृत होता है, तो आकृति, वेशभूषा, चेष्टा सभी होगा, है ना, करवा ही दिया है। इसमें हास्य रस में क्या नहीं आता, देखो, कंपन, चपलता, उत्सुकता सब आता है, उन्माद नहीं आता है। तो ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है, आपको डेफिनेशन याद करनी है। जिसमें बिछड़ने का, ठीक है, वियोग हो वो करुण होता है। इसमें हास हो जाएगा, वेशभूषा। यहाँ पे देखो, विनाश, प्रिय वस्तु का बिछड़ना, तो ये कौन सा होगा, वियोग श्रृंगार होगा। सॉरी, ये तो आपके सिलेबस में नहीं है, ये होगा करुण रस। ठीक है, 6 का क्या होगा, करुण रस। 7 करुण रस का आलम्बन क्या होता है, तो वही विनाश। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव कर लेंगे आप, शोक, बस यहीं से क्वेश्चन आएगा। हंसी, हंसी इजली कर लेंगे, हंसने की बात है तो इसमें हास्य रस होगा, बाकी कोई रस होगा नहीं। ये तात तात पुकारी, दुख आ रहा है तो करुण रस है, तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होगा, कर लेंगे ना इसलिए। पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। देखो, मुस्काई, हंसने की बात आ रही तो हास्य रस हो गया। ठीक है, इसमें भी हास्य रस है। दुख की कोई बात ही नहीं है ना, वेश शिव जी के लिए बोला गया तो हंसने की बात है, उनकी वेशभूषा को देखकर हंसी आ रही थी, तो ये हो गया रस कंप्लीट।
अलंकार भी मैंने पूरा करवा दिया है, आपको अच्छे से कर लेना जाके। यहाँ पे मैं पता है क्यों नहीं करवा पा रही, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, फिर ज़्यादा बच्चे देखेंगे भी नहीं, और अभी टाइम भी बहुत हो रहा है, तो कब मैं अपलोड करूँगी, फिर आप कब आप लोग देखेंगे, तो ये भी एक रीजन है। तो आप सेपरेट वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, प्लेस पे जाके आपको मिल जाएगा रस अलंकार छंद का, देख लीजिएगा। क्लास 10 हिंदी 2023-24 के नाम से बनी हुई है, वहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे। तो आपके सिलेबस में 3 ही अलंकार है। रूपक, जिसमें आपको ये चिन्ह मिल जाए ना, ये वाला, तो वो रूपक होता है। सासी से मिल जाए तो उपमा होता है, ठीक है। सासी से बढ़ा जाए, जनो मनु मानो बढ़ो, तो वो उत्प्रेक्षा होता है। एक ही वर्ड की आवृत्ति हो तो वो अनुप्रास होता है। अनुप्रास आपसे पूछा नहीं जाएगा, वो आपसे व्याख्या में पूछ सकता है, बट आपसे 3 ही पूछेगा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा। बाकी कोई मिले तो आप वो कट कर देना। तुलना किससे, कि किससे किसकी की जाती है, ये सारे मैं आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है, तो कर लीजिएगा। एमसीक्यू इसमें बहुत सारे हैं, मैंने अच्छे से करवाए हैं, तो आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखो, सम आ गया, ठीक है, सम तुलना का वर्ड हो रहा है, तो उपमा हो जाएगा, ठीक है। जो टॉपिक मैंने आपको नहीं करवाया वो आपको मैं डिटेल में करवा दूंगी, बाकी मैं सारा करवा चुकी हूँ। पहचानना आपको मैंने अच्छे से बताया ही था, कैसे आप पहचानेंगे। इसमें जनु बड़ा आ गया ना, जनहु मनहु मानो, ये सब क्या होते हैं, उत्प्रेक्षा होता है। पीपर पात बहुत पूछा जाता है, पीपर पात सरस मंडोला उपमा अलंकार। मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको सारे ही करवा दूँ मैं, बट वही है, टाइम की लिमिटेशन है। देखो इसमें योजक चिन्ह आ रहा है, तो ये रूपक हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं छंद। छंद भी मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाए हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। तो आपके सिलेबस में 2 ही हैं, एक रोला है, अब इससे कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे वो आपको मैं रिवीजन करवा दे रही हूँ, है ना। छंद में रोला है, सोटा है। तो रोला में पूछ लेगा कितनी मात्रा होती है, 24 होती है। चढ़ कितने होते हैं, 4 होते हैं। और रोला कैसा छंद है, तो सम मात्रिक छंद है, मतलब सारी मात्रा समान है तो सम हो गया। सोठा में 11 11 13 13 मात्रा होती है, तो ये अर्ध सम होता है। कैसा होता है, अर्ध सम है। ये पूछा जाएगा तो कैसा छंद है, अर्ध सम है, ध्यान रखना है ना। 11 11 13 13 इसमें मात्रा होती है। अब 11 11 ट्रिक से याद रखना, पहले और तीसरे में कितनी होंगी, 11 11। पहले और तीसरे में 11 11, दूसरे चौथे में 13 13। दोहे का उल्टा होता है, ये किसका उल्टा होता है, दोहे का उल्टा होता है। यही इससे क्वेश्चन बनेंगे। बाकी आप मात्रा ला के देख लेना, ठीक है। तो टोटल अगर 24 मात्रा हो रही तो वो रोला हो जाएगा, और 11 11 13 13 आ रही है तो वो सोठा हो जाएगा। ये डेफिनेशन है छंद, ठीक है। मैं आपको बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ, अच्छे से आप कर लीजिएगा, ठीक है। सारा मैंने ये करवाया हुआ है। इसमें से देखो 11 13 पर किस पे होती है, 24 मात्रा होती है, तो इजिली आप कर लेंगे। क्या होगा, रोला। इसमें देखो 11 13 पर यति होती है, तो ये हो जाएगा रोला, ठीक है। 24 मात्रा होती है पर इस पे यहाँ पे यति होती है, यति मतलब तो रुकावट आती है। सम मात्रिक छंद है, 24 मात्रा होती है, 11 13 पर यति होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, रोला। उपसर्ग प्रत्यय से आपसे नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है, इजिली आप कर लेंगे। आरंभ में जो जुड़ते हैं, शब्द के आरंभ में जोड़ते हैं, क्या कहलाते हैं, उपसर्ग। जो अंत में जोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय, ठीक है। अब इसमें उल्टा पूछ ले, कहाँ जोड़ते हैं, तो प्रारंभ में जोड़ते हैं। इजिली आप बना लेंगे, इसमें कुछ भी टफ नहीं होता। जैसे अनु है, तो अनु का जो अनु उपसर्ग का अर्थ है, इसका अर्थ की मतलब पूछा गया इसमें, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है पीछे, ठीक है। कर लेंगे ना सारे, करवा दिए। एक उपसर्ग याद रखना, आधा अक्षर जो आएगा ना, तो आपको हलंत वाला लेना है। अनंत तो हलंत वाला होगा, ठीक है। इसमें कौन सा होगा, हलंत वाला, ध्यान रखना। अन, अध्यादेश, आधा जब अक्षर मिले ना तो ये अधि वाला हो जाएगा, अध्यादेश, इसमें ये हुआ है। और प्रत्यय क्या होते हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछे हिंदी में उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी में होते हैं 3 प्रकार के उपसर्ग, ठीक है। ध्यान रखना, हिंदी में कितने होते हैं, 3 प्रकार के। तो हिंदी में आपसे पूछे उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। अब कर लेंगे ना, अनुवाद में कौन सा है, तो अनु, पहला वर्ड स्टार्टिंग है, देखो अनु, मिल गया ना, ऐसे आप कर लेंगे। समास भी मैंने आपको अच्छे से करवा दिया है। पहले 2 थे, अब 4 समास हैं। दिगु में संख्या आएगी, ध्यान रखना, दिगु में संख्या आती है, जैसे कि चौराहा, तो चौ मतलब 4 राहों का समूह। त्रिफला मतलब 3 फलों का समूह, तो वो होता है दिगु। द्वंद ये वाला होता है, माता पिता, तो माता और पिता, ये द्वंद कराता आपस में, है ना। शुभ अशुभ, शुभ और अशुभ, चराचर, चर और अचर, इस तरीके से आएंगे तो वो द्वंद होगा।
कर्मधारय में विशेषता बताते हैं, जैसे कि पीताम्बर, पीले हैं जिस वस्त्र जिसके, तो ये कर्मधारय है ना। जो चौथा अर्थ ले ले, जैसे कि दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। ठीक है, तो वो होता है बहुवीर्य। बहुवीर्य और कर्मधारय सेम ही होते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चुन लेना है। अगर आपको बहुवीर्य ना मिले तो आप कर्मधारय पे टिक कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। पूर्व पद संख्यावाची इजली कर लेंगे ना, दिगु में होता है। तो ये आप सेपरेट वीडियो अपलोड है, वो आप देख सकते हैं फटाफट से जाके, ज़्यादा नहीं है, 10-10 मिनट के होंगे, देख लीजिएगा प्लेस पे जाके। ओके, ये चिन्ह आ गया ना, वेद और पुराण द्वंद्व करा रहा है, पंचवटी, तो इसमें हो जाएगा, संख्या आ रही ना पंचवटी, दिगु हो जाएगा। अब मीनाक्षी है, तीसरा अर्थ हो जाएगा इसमें ना, मीन जैसी आंखों वाली मीनाक्षी, बहुवीर्य। अगर ये ना होता ऑप्शन में तो आप कर्मधारय कर देते, ऐसे आपको ध्यान रखना है। तत्सम तद्भव, तत्सम होता है संस्कृत का वर्ड, तद्भव होता है हिंदी का वर्ड, तो इजली कर लेंगे। बहू का बधू, आज का अध, पानी को बोलते हैं पानीयम, कड़वा कटु। ठीक है, हिंदी और संस्कृत आपको ध्यान रखनी है। कान का कड़ होता है संस्कृत में, काट का काष्ठ, दही खूब पूछा था दधी, गात का शरीर, माटी का मृदा, श्राप का साप, बुढ़ा को बोलते हैं वृद्ध, छेद को छिद्र, रात को रात्रि संस्कृत में बोलना है ना। आग तद्भव हो गया, अग्नि तत्सम हो गया। ठीक है, सांप का सर्प, सांस का श्वास, कलेश का क्लेश, कर लेंगे इजली। सावन का श्रावण, खीर का क्षीर, बहुत सिंपल है। कपड़ा का करपट, प्रत्यय मैंने आपको देखो बताना भूल गई, मिठाई जिस तरीके से है ना, मिठाई तो आई, इसमें प्रत्यय कौन सा है, आई। बचपन तो लास्ट का होता है, जैसे कि अन, तो हो गया बचपन। लास्ट का होता है प्रत्यय, स्टार्टिंग होता है उपसर्ग, है ना। अंगूठा का अंगुष्ठ, इधर से मीत का मित्र, आँख का इंपॉर्टेंट है, अच्छी आँख का होता है, उल्लू का उल्लूक, कोयल का कोकिल, ध्यान रखना। ओके, जेठ खूब आता है, ज्येष्ठ हो जाएगा। नींद का निंद्रा, गांव का ग्राम, पंछी पक, ठीक है, पक्षी हो गया। प्रमोद, ये लास्ट ईयर आया था, प्रमोद को प्रमोद ऐसे लिख देते हैं, बरस को बरस ऐसे लिख देते हैं, ध्यान रखना। बहन को भगिनी बोलते हैं, तो इसलिए आप कर लेंगे, है ना ये वाला। गधा का गर्धव, गेहूं का गोधूम होता है, ओट को ओष्ट बोलते हैं, चाम को चर्म बोलते हैं, कपूत को कुपुत्र बोलते हैं, चरण को चरण बोलते हैं, कर लेंगे ना। एक पत्थर भी ध्यान रखना, प्रस्तर। पर्यायवाची, पर्यायवाची क्या होता है, जो समान वर्ड होते हैं ना, अम्र, जैसे कि सुधा, अमीप, सोम, आँख का इंपॉर्टेंट है, नयन, लोचन। ठीक है, अच्छी, ध्यान रखना। इधर से आग का अग्नि, अनल, पावक को पूछे जाते हैं, पूछ लेगा कि ये सब क्या है, जो सेम वर्ड हो वो पर्यायवाची होते हैं, अपोजिट में विलोम शब्द होता है। इंद्र का, ठीक है, देवराज, सुरेंद्र, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, ये तो इजीली कर लेंगे। ईश्वर का, भगवान, प्रभु। कपड़ा, वसन, अंबर, पट, कमल इंपॉर्टेंट है, राजीव, सरोज, पंकज। कामदेव, काम, मनोज। कोयल का, कलीजे का, गंगा का, भागीरथी। ठीक है, घोड़ा का अश्व है, तुरंग इंपॉर्टेंट है। यमुना का, कालिंदी, मित्र का, मीत, सखा, लक्ष्मी का, पद्मा, रमा। इस तरीके से एमसीक्यू आएगा। और जा जिसमें मिले तो वो जल के होते हैं, जिसमें कि दा आ जाए वो बादल के होते हैं, जिसमें धा आ जाए वो समुद्र के होते हैं, जैसे कि जलज, तो ये जल से उत्पन्न क्या, ठीक है, कमल के हो जाएंगे। दा आ जाए तो वो बादल के बन जाते हैं। तालाब भी पूछा था, तड़ाक सा, सरोवर, दिन का, दिवस, वास है, तो ये कर लेंगे आप, है ना। ऐसे आपसे पूछेगा कौन सा पर्यायवाची नहीं है बिजली का, तो विद्युत भी होता है, चपला भी होता है, तड़ित भी होता है, चंचला भी होता है, सिंधुजा नहीं होता है। ऐसे आपको पहचानना होगा, है ना। ये नया टॉपिक है, ये आपको याद करना है। ठीक है, अब फल नदी के रूप नहीं आते हैं, आपको ये सर्वनाम का याद करना है। तद पुल्लिंग में है, जैसे कि वो लगा तो क्या है, प्रथमा विभक्ति है और द्विवचन है। ठीक है, ताभ्याम पूछ ले तो तृतीय में भी है, चतुर्थी में भी है, तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है, एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा, या तो ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा। तेब भी अगर पूछे तो बहुवचन है, पंचमी का है, ध्यान रखना। ओके, ये टेबल आपको याद करने तीन, कुछ कुछ सेम ही होते हैं ज्यादातर। इधर से ये स्त्रीलिंग का है, सा स्त्रीलिंग, ठीक है, प्रथमा एक वचन है। तस्या पंचमी है, तामासु, सु बड़ ये मिलेगा ना तो षष्ठी का है, बहुवचन है, ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखना, आपको ये तीनों याद करने हैं, ये टेबल, ये चीज तो आपको सेम ही मिलेगी, ट्रिक से ध्यान रखना। ठीक है, ये सभी में सेम होता है। एक आपको तुम शब्द के करने हैं, ये वाले, ठीक है, एक जैसे ही सारे हैं। देखो भ्याम भ्याम लग रहा है, सेम सभी में लग रहा था, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, एक जैसे ही एक कर लो, बाकी सब सेम रहेंगे।
तो ये 3 कर लेने सर्वनाम में। एक आपको वाक्य वाला कर लेना, मैं आपको करवा चुकी हूँ रचना के आधार पर कितने वाक्य होते हैं, ठीक है, 3 होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये सारे मैं आपको करवा चुकी हूँ अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। जो मैंने आपको नहीं करवाया वो मैंने आपको डिटेल में करवा दिया। जिसमें नहीं आ जाए वो निषेधवाचक होता है, जिसमें क्वेश्चन आ जाए तो प्रश्नवाचक होता है, सिंपल सिंपल बोले तो वो सरल वाक्य होता है, ठीक है। वह बाजार गया और दवाई लेके आया, तो ये संयुक्त हो गया, है ना। और आ जाए या आ जाए, ये कंपाउंड की तरह होते हैं संयुक्त वाक्य। सीधा सीधा बोले तो वो होता है सरल वाक्य, ठीक है। और जो किसी एक पे मतलब डिपेंड रहे वो होता है मिश्रित वाक्य। आज्ञावाचक में ऑर्डर वगैरह दिया जाता है, निर्देश देते हैं, तो ये सभी हो जाएगा। निषेध में नहीं में क्या यूज नहीं होता, मत भी यूज होता है, ना भी, नहीं भी, परंतु यूज नहीं होता है। परंतु होता है कंपाउंड वाला, संयुक्त वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लीजिएगा। ये वाच्य वाला भी मैंने करवा दिया है, कर्त, जिसमें कर्ता बोले वो कर्त होता है, जिसमें कर्ता की मतलब प्रधानता होती है कर्त में, ठीक है। कर्म में कर्म की होती है। कर्म वाला वो होता है द्वारा, जैसे मेरे द्वारा पत्र लिखवाया गया, तो ये कर्म वाच्य होता है। ये करवा दिए, कर लीजिएगा। अब खेला जाए, अब पढ़ा जाए, अब लिखा जाए, ये सब भाववाच्य होते हैं। निगेटिव में भी आता है, मुझसे अब लिखा ही नहीं जाता, मुझसे अब चला ही नहीं जाता, इस टाइप में भाववाच्य आता है, ठीक है। ये मैंने करवा दी। एक आपको पद परिचय वाला पढ़ लेना है, ठीक है। विस्मयबोधक में क्या होता है, तो ये सारे होते हैं, भेद और भाव का उल्लेख आता है, ये आपको देख लेना एक नज़र। तो मैंने पूरा आपको रिवीजन करवा दिया है, ठीक है। रचनाओं का वीडियो आपको एक्स्ट्रा देख लेना जाके, ठीक है। और ग्रामर के जो अपलोड है वो देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं करवा तो देती है आपको ग्रामर के ज़्यादा, पर वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है, ठीक है। तो आप अच्छे से सेपरेट देख लीजिएगा और बहुत अच्छे से आपका होगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। एक वीडियो आपको किस तरीके से क्या करना है वो आपको मिल जाएगा मॉर्निंग में, वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको ये पूरा कर लेना है। और आपको पत्र, हाँ पत्र में आपको क्या करना है, देखो पत्र में आपको क्या करना है, एक तो प्रधानाचार्य के लिए बोलेगा, या तो फीस माफी के लिए बोलेगा, या अवकाश के लिए, तो आप लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य जी, ऐसे आपको विषय लिखना है, फिर आपको कर देना है। या फिर आपसे बोलेगा सफाई के लिए, ठीक है, लिखवाएगा नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी को, तो जिसके लिए वो बोले वही आप लिखेंगे। स्वास्थ्य अधिकारी को लिखवाना है तो आप लिख देंगे सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम, ठीक है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप लिख देंगे। और फिर आपको लिख देना टॉपिक डाल के। ये पत्र आपको यही करने हैं, ठीक है, फीस माफी के लिए, अवकाश के लिए, या फिर सफाई के लिए। और मैंने आपको निबंध जो बताई थी मेन मेन, आपको जनसंख्या वाला कर लेना है, ठीक है, प्रदूषण वाला कर लेना है, जनसंख्या, प्रदूषण, ठीक है, बेरोजगारी, ये आप 3 कर लीजिएगा, 100% आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको अच्छे से कर लेना है और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। थैंक यू सो मच।